बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका शो भी अब कैंसिल होने लगा। मम्मी कैसी है? हमारे जीवन में गालियों का कितना महत्व है। हमारी गालियां रिश्तेदारी से शुरू होती हैं और वो जो यौन क्रिया के बाद खत्म होती है जाके। गाली किसको पड़ेगी? गाली पड़ेगी हमेशा औरत को। गाली भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है। हमारी भाषा बहुत ज्यादा इलेबरेटेड गालियां हमने बनाई। तोरी को तोहरे बीप बीप। ससुर के नाती। ये दुनिया का सबसे ज्यादा बीप बीप वाला शो होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। बड़ा एक्साइटिंग लगता है कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर माइक पकड़ के गाली दे रहा हूँ। हमारे यहाँ बनारस में गाली सम्मेलन होता था। मैं सुन के ही खुश हो जाता हूँ कि वाह क्या गाली है। उनका यूएसपी ही यही था कि इतनी मोटी गाली निकालो कि हमारे जैसा तो वैसे ही हाथ जोड़ लेंगे भाई साहब। अंततः तो ये सत्य है कि गाली हमारे संस्कृति का एक हाँ मतलब आपका भी वही निचोड़ निकला कि गाली अंग्रेजी में गाली बुरी भी नहीं लगती थी। हाँ, स्टैंड अप का मतलब कॉमेडी नहीं है। स्टैंड अप है कि स्टैंडिंग अप फॉर समथिंग। आपकी सभ्यता क्या है? नौकरी कर रहे हो तो आपकी दिन में 10 दफा इज्जत जाती है। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया यार। ट्रांसलेटेड अंग्रेजी में बिल्डअप और पंच हिंदी में। जब मैंने हिंदी में पंच मारा लोग फट गए। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग दिस इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। एक ऐसा इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई मी टू के टाइम पे कि ये आदमी लच है, ये बैड कैरेक्टर। नहीं बताता, मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारा क्या मतलब मेरे स्टेटस से? ये आदमी बड़ा खतरनाक है यार। मम्मी कैसी है पूछता है। लेफ्ट राइट सेंटर चलता है। हेलो एंड वेलकम टू एलआरसी लेफ्ट राइट सेंटर। मैं हूं नितिन सुखीजा। आज जो हमारे मेहमान हैं, वैसे तो आजकल सब पॉडकास्ट पे चलन है कि मेहमान के इंट्रोडक्शन में ही 15-15 मिनट खुद ही बोल लो, लेकिन और मैं बोल सकता हूं उनके बारे में, इतना कुछ है कहने को। लेकिन जब वो पहली बार मुझे मिले तो उन्होंने मुझसे एक बहुत गूढ़ गहन सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि आदमी के कच्छे में आगे जो छेद होता है वो क्या कोई आदमी कभी यूज करता है? बड़े सीरियस संजीदा लेखक हैं, कवि हैं, लेकिन आप उनको कवि और लेखक के रूप में शायद नहीं जानते। आप उन्हें जानते हैं एक स्टैंड अप कॉमिक के रूप में। पहले जब वो स्टेज पर आते थे और कोई उनको तंग करता था तो कहते थे आई लव यू टू। फिर वो आई लव यू टू कब मम्मी कैसी है में बदल गया, ये जानना बहुत जरूरी है। भाई सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। एक और बात मैं कहना भूल गया लंबे इंट्रोडक्शन को छोटा करने के चक्कर में, कि महीप भाई ने मेरे साथ एक नाटक में मेरे बड़े भाई का रोल किया था और असल जिंदगी में भी बड़े भाई की तरह ही है, तो हमारा बैंटर चलता रहेगा बीच में इस तरह से। तो मुबारक हो आपको, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका शो भी अब कैंसिल होने लगा। आप शुक्रिया। जैसे मैंने कहा था कि अब किस्मत आपा और मंटो की लीग में आ गए। जी जी अश्लीलता की वजह से आपका शो कैंसिल होने लगा। जी जी। तो पहले तो उससे हम बात शुरू करते हैं कि क्या हुआ, क्या कहानी क्या है। नहीं, सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा फॉर वट एवर आई एम अबाउट टू से। हाँ हाँ हाँ, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बीप बीप वाला शो होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज कुछ नहीं पता भाई किसको क्या लग जाए, क्या चुभ जाए, है ना? बोलिए बोलिए। तो मैं तो आजकल मेजोरिटी के साथ हूँ, तो क्योंकि मैं भी ऑफेंड होने लग गया हूँ आज। तो मतलब ठीक है, पर जिस वजह से शो कैंसिल हुआ वो वजह पता नहीं लगी है। उन्हें लग रहा है कि मेरे शो का नाम अश्लील है, और मुझे लगता नहीं है कि जिस दल से, जिस बल से वो लोग बिलोंग करते थे वो स्टैंड अप कॉमेडी के फैंस तो नहीं है। तो इसलिए उन्होंने, ये तो पक्का है कि मेरा शो देखा नहीं है कभी, वरना वो जिस चीज को अश्लील बोल रहे हैं मेरा शो देखने के बाद उसको वो कहते कि यार ये तो अच्छी है, बाकी चीज ये तो बहुत सीधी बात है। नहीं नहीं, ये मजाक की बात है। मेरे शो में अश्लीलता नहीं होती है, कुछ भी अश्लील नहीं होता है। मेरा जो शो है वो जेंडर पॉलिटिक्स पे है, और सरकास्टिकली हम लोग देखते हैं जैसे
समाज में जो हमारे इडियोसिंक्रेसीज हैं, जो जिस तरह से हम महिलाओं को ट्रीट करते हैं, या जिस तरह से मर्दों को भी ट्रीट करते हैं, तो उसके ऊपर टेक है पूरा। तो ये जो फ्रेज है मम्मी कैसी है, इट इज अ कमबैक लाइन जो एक शो में मैंने बोली थी, मेरी हैकलिंग के जवाब में, विच वॉज नॉट सपोज टू हैपन। एंड वो मैंने बोल दी, वो बरसों की दबी हुई जो चीज, जैसे आपने कहा कि मैं पहले आई लव यू टू बोलता था, और फिर ये मम्मी कैसी है बन गया बाद में, क्योंकि वो बढ़ गया गुबार काफी तो निकल गया। बट अच्छा, वो हैकलिंग भी सारी बुड्ढा है सरदार है, बुड्ढा है, इसी के अराउंड हाँ हाँ, उनके पास मेरे ऊपर ये कुछ था नहीं। करने को जोक है नहीं ना कोई, तो वो बेचारे क्या करें, वो उनके पास यही था कि ये बुढ़ा है, तो बस बुढ़ा है कितने जोक बन जाएंगे, तो वो जितने बन सकते थे वो बना लिए उन्होंने। आई हैव नो ऑब्जेक्शन ऑन दैट। बट वो प्रॉब्लम ये है कि कुछ तो बहुत अच्छे लिखे हुए थे और कुछ ऐसे ही थे, मतलब बेकार जोक थे, तो वो मेरे ऊपर मार रहे हैं वाइल्ड लाइन परफॉर्मिंग, तो मैंने तो फिर कमबैक लाइन दी है। वो बाई चांस इतनी ज्यादा वायरल हो गई, लोग सुनने को तैयार नहीं है कि भाई जो 90 मिनट का शो कर रहा हूं मैं, वो मम्मी कैसी है एक फ्रेज है, उसमें भी नहीं है, मैं यूज ही नहीं करता वो फ्रेज, है ना। बल्कि जितनी बार मैं स्टेज पे अब जाता हूँ तो कोई ना कोई ऑडियंस में कोई उत्साहित आदमी बोल देता है, तो फिर उसकी भी कमबैक करनी पड़ती है, पर वो है नहीं, मतलब पूरे शो में इससे रिलेटेड कोई बात उससे क्या पूछते हो आप कि भाई तेरी मम्मी कैसी है? नहीं नहीं, मैं उससे पूछता हूँ, जब कोई मुझसे पूछता है कि मम्मी कैसी है, तो मैं कहता हूँ घर नहीं पहुंची अभी तक। तो फंस जाता कई तरह बहुत के डीप है कमबैक अब ये मैंने बहुत सोच डीप लिए हैं। है। अब बहुत सारे कमबैक मैंने सोच लिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता भाई ये फ्रेज बोलना, आप चाहते हो बोलना, तो फिर आप बोलोगे तो आप सुनोगे फिर। अच्छा भाई भाई, मैं तो आपको मतलब 2010-11 में हम मिले थे पहली बार, हाँ तभी सब शुरू हुआ था। मुझे याद है आप नाम लिखाते थे हमारा जाकर के कि चल तू कर 2 मिनट परफॉर्म कर, हाँ, खड़ा 2 हो। मिनट परफॉर्म मुझे अचानक से धक्का दिया था आपने, और बहुत से लोगों को आपने इनकरेज किया। अब 15 साल 14 साल का काम है, और मैं जानता हूँ, मैंने आप उसका कई शोज देखे, हम मिले, अब हमने रिहर्सल साउंड बोर्ड की तरह भी कई बार हमने हाँ बात की है। वो सारा एक तरफ, और पहचान क्या होती है कि मम्मी कैसे, हाँ, तो वो जो वो खुंदक कभी आती है कि साला इतने साल काम किया, इतना अच्छा काम किया, और शुरुआती दौर के ह्यूमर तो बड़े हाँ अच्छे पीसेस थे। मतलब मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो मिस किया, उन्होंने स्टेज पे नहीं देखा उस जमाने में आपको। हाँ वो जो काम था, इतना एक बॉडी ऑफ वर्क है, जी, और पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, वो एक तरफ, और 15 साल के बाद अचानक जी मम्मी कैसी है। तो ये कभी लगा कि हाँ लगा इन द सेंस कि पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अनग्रेटफुल नहीं हूँ, बिकॉज इस फ्रेज की वजह से आई हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। आई हैव बीन टू प्लेसेस जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे, तो मैंने वहां जाके शो किया, पीपल लव्ड मी सो मच, दे हैव गिवन शोन सो मच ऑफ लव। और मतलब अगर मैं ये कहूँ कि यार, है ना, तो वो थोड़ी सी वो अनग्रेटफुलनेस होगी उसमें। पर हाँ ये है कि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाई आइए, 90 मिनट का शो है, लाइव शो है, लाइव स्टैंड अप है, और उसका मेरे शो के टाइटल से कुछ लेना देना नहीं है। आपको थॉट प्रोवोकिंग चीजें भी मिलेगी, राइट आउट कॉमेडी भी मिलेगी, और सब कुछ मिलेगा, पर इन नो वे इट इज गोइंग टू बी अश्लील एज दे पुट इट। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जिस वजह से खाली टाइटल पे ना जाए, लिफाफा देख के मजमून ना भापे, पहले मजमून पढ़ ले, हाँ, तब पता कवर लगे। से बुक को जज ना करें। हाँ, तो वो कवर से बुक को जज ना करे। कवर
और बुक की बात पे हम आपके पब्लिशिंग की बात पे भी आएंगे, बात बुक की जी निकली है। जी तो अभी स्टैंड अप कॉमेडी की जर्नी में थोड़ा सा बात करते हैं कि शुरुआती दौर में मुझे याद है बहुत सारे आपके जो पीसेस होते थे, और अभी तक भी, कि भाई एक मिडिल क्लास लाइफ रही, अ, सरकारी स्कूल में पढ़े, धक्के खाए, स्कूटर पे गए, ये किया, फिर पढ़ लिए, हो गया अच्छा, फिर पिताजी का काम था पब्लिशिंग का तो उसमें लग गए, अ, नाटकों में मन किया, फिर स्टैंड अप आ गया जिंदगी में और आपको लगा कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ, तो मैंने करना शुरू कर दिया। जोक्स में जब ये शुरू शुरू में नया नया आया था, और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बात हमने अश्लीलता से शुरू की, तो अश्लीलता का जो अगला स्टेप आता है, अश्लील क्या, आदमी क्या क्या है जो बुरा लग जाए, वो होती है गाली। गाली बड़ी बुरी लग जाती है, और वही गाली से लोग हंसते भी हैं। मुझे याद है कि दिल्ली में जब शुरू में स्टैंड अप सीन शुरू हुआ था, हर आदमी कहता था दिल्ली, उसके पीस में, अधिकतर लोगों के पीस में ना, दिल्ली का एक सेक्शन डालो कि दिल्ली वाले आया और जगह बीप 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 बीप, और फिर वो बस अब ठठा के हंसने लगे। हाँ तो अ, वो बैलेंस करना या उसकी जरूरत होना, अ, और मैं बड़ा संजीदगी से पूछ रहा हूँ कि भाई बड़ा आसान तरीका है कि गालियां दे दो और लोग हंस लेते हैं, और वो लाइन क्रॉस की गालियां गालियां अश्लीलता है, फिर वो कैसे मतलब मिक्स होगा, हाँ या हमारे जीवन में गालियों का कितना, अच्छा बड़ा गंभीर सवाल है कि हमारे जीवन में हम्म, गालियों का कितना महत्व है, हम्म। इसकी आप जरा प्रसंग सहित व्याख्या। सबसे सबसे पहले ये बात है कि गालियां हमारे भाषा का हिस्सा है, ठीक है ना। इसको डिनाई करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, कि अगर कोई कहे कि नहीं हमारी सभ्यता में तो गालियां नहीं है। आपकी सभ्यता क्या है? आपकी सभ्यता वो है जो अभी है। आप अपने गौरवशाली इतिहास को और पता नहीं किन किन चीजों को अपनी सभ्यता मान के बैठे हैं। तो अगर वो आपकी इतनी ग्लोरिफाइड सभ्यता थी, जो कि थी, तो वो बची नहीं, किन्हीं कारणों से, एक्सटर्नल कारणों से, इंटरनल कारणों से, इकोनॉमिक कारणों से, किन्हीं भी कारणों से वो सभ्यता नहीं रही। तो अगर आज की डेट में आपसे कोई पूछे कि भारत की सभ्यता क्या है, तो आप यहां से तो नहीं शुरू कर सकते ना कि भैया 5,000 साल पहले, क्योंकि वो तो बाहर का आदमी है, वो तो आपको आज देख रहा है ना। तो आप उनको ये बताओगे पहले कि हाँ हमारे यहाँ ऐसे होता है भाई, हमारे यहाँ दहेज की वजह से लड़कियां जलाई जाती हैं, हमारे यहाँ सती माता का मंदिर भी है, हालांकि अबॉलिश कर दी गई है ना। हमारे यहाँ जौहर भी हुआ करते थे, हमारे यहाँ सब कुछ होता है, हमारे यहाँ अभी अभी कुछ दिन पहले ही एक पिता ने अपनी बेटी को मार डाला। टेनिस अकेडमी में हाँ, क्योंकि वो उसका कहने से वो बंद नहीं कर रही थी टेनिस एकेडमी, और उसको ताने सुनने पड़ रहे थे। ये आज हुआ है, ये आज हुआ है। और 14वीं शताब्दी में जो वारिस शाह ने हीर लिखी थी, उसमें भी यही हुआ था कि ऑनर किलिंग हुई थी हीर की। अपने खुद के माँ बाप ने जहर दे के मार डाला था, क्योंकि उसको एक पराये मर्द से इश्क हो गया था। बहुत शानदार हीर के वारिस नाम की स्क्रिप्ट भाई भाई ने लिखी है, और बहुत शानदार प्रोडक्शन वो हुआ था जब जब पहली बार हुआ था। मैंने उसके बाद दोबारा तो नहीं देखा, एक ही बार देखा था, लेकिन बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट। तो वो एक अलग, हाँ, वो एक अलग एस्पेक्ट है। पर मैं ये कहने ये चाह रहा था, गाली की बात कर रहे थे ना, तो ऑनर किलिंग क्यों की जाती है? नहीं करेंगे तो गाली पड़ेगी। गाली किसको पड़ेगी? गाली पड़ेगी हमेशा औरत को। सारी गालियां औरतों से रिलेटेड। सारी गालियां औरतों अच्छा, को। औरतें भी वो देती हैं, तो गालियां तो वही है। तो अभी तो वो कल्चर बाप बात पे तो आई थी। डिस्कस करने आप जाएंगे तो आप गांव में जाइए, देखिए फिर आपको कैसी गालियां जी देती महिलाएं भी, जी। ठीक है ना। आप ये अब आंखें मूंद के बैठे हैं कि क्योंकि हमारा गौरवशाली इतिहास था, तो
हाँ, गालियां तो कहाँ इंपोर्ट करी भाई, कहाँ से आई, है ना। ये सारी चीजें जो वो पितृसत्ता जो पैट्रियार्की है उसकी देन है, उसका जन्म है। और हम आउटराइट डिनाई करते कि जी गाली देना तो अश्लीलता है। अब आते हैं कि गाली स्टैंड अप में क्यों है। गाली जो स्टैंड अप है, पहली बात तो स्टैंड अप है कि स्टैंडिंग अप फॉर समथिंग। स्टैंड अप जो अमेरिका में आया था वो ये आया था कि एक आदमी रेंट कर रहा है पार्क में खड़ा होके और वो अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, अथॉरिटी को गाली दे रहा है, या जो भी चीज उसको पसंद नहीं आ रही वो उसको गाली दे रहा है। दिस वाज स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब कॉमेडी नहीं है सिर्फ, आज की डेट में यह है। पर स्टैंड अप जब स्टार्ट हुआ तो स्टैंड अप का मतलब कॉमेडी, स्टूड अप फॉर समथिंग, राइट। ह्यूमर को व्हीकल बना के बाद में काम वही किया जॉर्ज कार्लिन ने। जॉर्ज कार्लिन जैसे, रिचर्ड प्रायर जैसे जो वो कॉमेडियंस थे, उन्होंने काम वही किया कि चैलेंजिंग द अथॉरिटी, चैलेंजिंग चैलेंजिंग द पीपल इन पावर एंड पंच अप करना, जिसको कहते हैं कॉमेडी में कि पंच अप करना, कि जो पावर में बैठा है उस पे जोक मारना, उस पे चुटकुला मारना, तो वो है स्टैंड अप। अब आ जाओ भारत में। जब भारत में स्टैंड अप आया हम लोग गाली नहीं देते थे, क्योंकि हमें लगता था कि भाई हाथ में माइक पकड़ के स्टेज पे खड़ा होके लोगों के सामने आप गाली क्यों दे सकते हैं, कैसे दे सकते हो, ठीक है ना। तो वो नहीं था। फिर थोड़ा सा दिल्ली से निकले तो बॉम्बे, बॉम्बे को हम लोग देखते थे एज दी मेका ऑफ इंडियन कॉमेडी, कि जो बॉम्बे में लोग करते हैं यार क्या करते हैं, है ना। क्योंकि भाई वो अंग्रेजी बोलते थे और अंग्रेजी तो भाई हमारी गुलाम तबीयत को बहुत भाती है। अच्छा, अंग्रेजी में गाली बुरी भी नहीं लगती किसी हाँ, तो वही हम देखते थे कि भाई ये तो एफ वर्ड्स, मतलब राइट लेफ्ट राइट सेंटर चलता है। और हमारी गालियां जो होती हैं सिर्फ एक वर्ड नहीं होती, हमारी गालियां रिश्तेदारी से शुरू होती हैं और वो जो यौन क्रिया के बाद खत्म होती हैं जाके, ठीक है ना। तो वो बड़ी डिटेल्ड है, क्योंकि हमारी भाषा बहुत समृद्ध है, ये है हमारा कल्चर, क्या बात। ठीक है। तो हमारी भाषा बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड गालियां हमने बनाई, है ना। और स्टैंड अप में जरूरी क्यों है, स्टैंड अप में जरूरी इसलिए है, जरूरी नहीं है एक्चुअली, पर देते क्यों है। जो 20 समथिंग बच्चे जो आ रहे हैं कॉमेडी के अंदर, उन्हें बड़ा ये अट्रैक्टिव लगता है, ये उनको बड़ा एक्साइटिंग लगता है कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर माइक पकड़ के गाली दे रहा हूँ। जो बात करने के लिए हमारे माँ बाप रोकते हैं, उन बच्चों के साथ नहीं खेलने देते जो गालियां देते हैं, वो मैं स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ और लोग हंस रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्टेबिलिटी है, वैलिडेशन है, सब कुछ है। पर अभी भी राइट रीजन नहीं है गाली देने का। गाली आप स्टैंड अप में सिर्फ ऐसे ही नहीं दे सकते। हाँ, कोई जरूरत, वही मैं उस पे आने वाला। हाँ, गुड दैट यू बात है। तो गाली का बहुत बढ़िया यूज है एक हमारी भाषा में। जब दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो 1 मिनट में 10 गाली देते हैं, ठीक है। वो देते हैं पर वो एक दूसरे को गाली नहीं दे रहे। सबसे मजे की बात ये है, ये समझने वाली बात ये है कि वो किसी को गाली नहीं दे रहे, वो एक दूसरे को गाली नहीं दे रहे, वो दे रहे हैं गाली पंक्चुएशन की तरह, ठीक है। और स्टैंड अप कॉमेडी में, कॉमेडी के अंदर जब आप एक प्रीमाइस क्रिएट करते हैं, उसको हाई पॉइंट तक ले जाते हैं और पंच मारते हैं लास्ट में जाके, और उसके साथ अगर आप गाली देने का चुनाव करते हैं तो वो प्रेशर पॉइंट रिलीज होता है। लोगों को किस पे हंसी आती है, लोगों को हंसी आती है किसी दूसरे को परेशान देख के,
कोई केले के छिलके में फिसला तो आप देख के हंसे। हाँ। चार्ली चैपलिन की सारी स्लैपस्टिक कॉमेडी जो थी वो यही थी कि वो फिसल गया, एक कमरे में कुछ गिरा और जो आ रहा फिसल रहा, जो आ रहा फिसल रहा, और पब्लिक हंस रही है। हाँ, वो दरवाजे पर टकरा रहा है। हाँ, और वो बोलते चोट भी लग नहीं थे गई है। कुछ। अब क्या है कि आपके पास भाषा है, तो भाषा है तो आपने फ्रस्ट्रेशन दिखानी कि यार ये हो गया, और बाद में ये गाली किसी को दी आपने? नहीं दी। किसी व्यक्ति विशेष को दी? नहीं। सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। वो एक्सप्रेशन फ्रस्ट्रेशन का है कि मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया यार। तो उस फ्रस्ट्रेशन के हाई पॉइंट पे लोग हंसते हैं, वो गाली का यूसेज है स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर। ये नहीं है कि आप खड़े हुए और फटाफट गाली दे जा रहे हो, गाली दे जा रहे हो। नहीं, पर आप जैसे कह रहे थे कि भाई हमारे समाज में गालियां हैं। गाली भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है। भाषा है ना, किसी भी भाषा में जाए, भारतीय भाषाओं में, हर भाषा हमारे यहाँ बनारस में गाली सम्मेलन होता था। जी। खुल के गालियां स्टेज पर नाम ले लेके अंग विशेष और जाति सूचक और या भगिनी या माता विशेष का नाम लेकर के दिया जाता था। हमारे यहाँ कई जगहों पे, ब्रज वगैरह में कई जगहों पे शादी के वक्त पे गाली गाई जाती है। भाभियां खड़े होकर देवरों की गरियानी होती है, चन्न गाती है। हाँ, औरतें। हाँ। वो जब लड़का आता है बारात लेके या जो भी उसका जो पार्टी वो आती है, उनको गरियाया जाता है। और अच्छे शब्दों में अच्छी चुनिंदा गालियां दी जाती है। तो ये कहना कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, ये कहाँ से आया, या तो ये बता दे मुझे कोई कि किसी में डॉक्यूमेंटेशन की हो कि ये फलाने जी हमने नॉर्वे से इंपोर्ट करी है गाली, कि फला ट्रैवलर जहाज पे भारत की खोज करने आया था, साथ में गाली लेके, साथ में संदूक भर के गाली भी लाए थे। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है ना, पहले तो वो कबूतर की तरह आंख मूंद लो के बिल्ली नहीं है, वो नहीं चलेगा। पहले तो आंख खोलो, अपने आसपास देखो समाज में कि गाली है ना, और गाली है, और गाली इसलिए कोई एक बता दो कि कोई बाप को गाली निकालता हो, कोई बाप को गाली, मैं तो इजाद करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई बाप को गाली निकाले तो वो कितना शेमफुल होगा कि आप किसी को गाली दें कि तुम्हारे पिताजी से कोई शारीरिक संबंध बना के चला गया, तो वो ज्यादा बेइज्जती वाली बात है। ठीक है, मर्दानगी की भी हाथ हो रही है। ठीक है ना, आबरू तो गई, आबरू भी गई, किस तरह से गई यार, आबरू तो दिन भर जाती रहती है, क्योंकि जब आप नौकरी करने जाते हो तो दिन में 10 दफा आपकी आबरू जाती है। ठीक है, अगर नौकरी कर रहे हो, जो भी वर्ड नौकर से निकला है, तो अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपकी दिन में 10 दफा इज्जत जाती है, आपकी मर्दानी को ठेस पहुंचती है। सिर्फ ये कि आप जब घर पहुंचते हो तो आप ये चीज बताते नहीं हो ना कि आज तुम्हारे पप्पा के साथ ये हुआ, आप ये बताते हो कि रोटी ठंडी है, दाल में नमक कम है, पढ़ाई क्यों नहीं करते तुम, है ना। वो इज्जत दे के आ रहे हैं। अब आपने नौकरी एक की, मतलब नौकरी आपने की 2-3, पर जो एक नौकरी जो जब आपने मुझसे कच्छे वाली बात डिस्कस की थी और बड़ा गंभीर सवाल था, तो मैंने आपसे पूछा था कि आप वही भाई करते क्या है। तो हमारे देश में आदमी की आइडेंटिटी उसका काम होती है, पहली बार जब खासकर आप मिलते हो कि आदमी अच्छा है बुरा है, उससे मतलब काम क्या करता है ये बताओ, ये काम क्या करता है, हाँ ये पहचान है हमारी भैया, ये फला फला है, ये करते है ना। तो आपने मुझे कहा था कि सरकार की नौकरी करता हूं। फिर आपने देखा, तो मैंने कहा शाम के 5 बज रहे हैं, सरकार की नौकरी को तो अभी तो छुट्टी हुई नहीं होगी। तो आपकी जो सरकारी नौकरी थी, जहाज रानी, जहाज, हाँ, तब तक वो हो चुका था, क्या पोत परिवहन चुका था वो, तो फिर शायद चेंज हो गया उसका नाम। पोत कपोत तो क्या धन संचय, पोत नहीं वो एक अलग नहीं, पूत कपूत तो क्या धन संचय, वो एक सबूत तो क्या धन, तो वहां से पोत कपोत कर रहा था। तो पोत मंत्रालय में जब आप थे, सरकारी नौकरी कर रहे थे,
तो उस नौकरी के अनुभव के बारे में क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि गाली खाने वाला अनुभव रहा? क्योंकि मेरे हिसाब से तो बड़ी शानदार नौकरी थी आप। मेरी शानदार नौकरी थी बहुत ज्यादा, तो अल्लाह क्योंकि सबको ऐसी नौकरी दे। मैं गाली हमें इसलिए नहीं पड़ती थी क्योंकि हम थे हिंदी वाले, ठीक है। एक कानून की वजह से, एक नियम की वजह से उनको हमें सहना पड़ता था कि हमारे बगैर जो है पार्लियामेंट में ले नहीं हो सकता ये डॉक्यूमेंट, हमारे बिना जो है क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं पार्लियामेंट में, हमारे बगैर कोई कैबिनेट नोट नहीं पास हो सकता है, हमारे बगैर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं हो सकता है ना, ये सारी चीज। ठीक है, हालांकि आजकल बहुत लैंग्वेज का वो हो गया है, उस टाइम पे थोड़ा सा फिर भी ये था कि हाँ, कि इन लोगों को यार इनकी खातिर तवज्जो करो, मतलब ये कहीं गलत रिपोर्ट ना बना दें, तो ये था। और मंत्री जी को खुद मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी, तो ये सब था। तो उसमें हमारी इज्जत इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि हमको कोई जानता ही नहीं था, हम हमारी तरफ कोई देखता नहीं था। हमारा एक ऐसा विभाग है जो जिसके पास दांत नहीं है, कोई दंड का प्रावधान नहीं है, हम ना किसी का फायदा कर सकते ना किसी का नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें गाली नहीं पड़ती थी। चलिए वापस हम गाली नहीं पड़ने वाली नौकरी से वापस गाली पे आते हैं। एक गाली से जुड़ा हुआ ही बात है कि जब जबान पे गाली आ गई, जैसे आपने कहा कि भाई एक तो है कि दो दोस्त बैठे हैं, इधर उसकी भाषा है, गाली पे ही बात कर रहे हैं और वो वही वही मुहावरे बन जाते हैं, है ना। कि मैं देखता हूँ बच्चे बात कर रहे हैं, अभी लग गई। अब लग गई को अगर एनालाइज करें, क्या लग गई, कहाँ लग गई, कैसे लग गई, थोड़ा सिंपल सी बातें भी हमारे गालियों से ही पैदा हुई हैं, ठीक है ना। तो लग गई, फट गई, हाँ है। फिल्मों में आ गए डायलॉग और बच्चे आराम से बोल रहे हैं। हाँ, तो ये जो चीज है ना कि ये जो एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है धीरे धीरे, तो बहुत सारी चीजें इसका कारण है, ठीक है ना। हम जो है मूवीज में जो सेंसरशिप है वो बड़ी सेलेक्टिव है, मूवी में सेंसरशिप बड़ी सेलेक्टिव है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी स्क्रिप्ट की डिमांड है, कैरेक्टर ही ऐसा है, इसलिए वो गाली दे रहा है, और वो रुक नहीं रहा है, गाली गाली पे गाली दिया जा रहा है, गाली पे गाली दिया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा है। ठीक है, ठीक है। नो प्रॉब्लम विद दैट। सेंसर बोर्ड की एक है कि आप 18 साल आपको वो दे हाँ देंगे, डल्ट तो फिर ठीक है। पर ये जो सिलेक्टिव आउटरेज है स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर, कॉमेडी इन जनरल के ऊपर, है ना। अब लोग मुझे कहते हैं कि अरे अश्लील आदमी, बुढ़े, तू, ठरकी। हाँ तू वैसी कॉमेडी क्यों नहीं करता जैसे कपिल जी करते हैं। कपिल जी बड़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं, आई लव है, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस ही इज लाइक अ गॉड। पर भाई साहब आपको अश्लीलता नहीं नजर आ रही है तो उसमें, हाँ मुझे तो नजर तो आती या तो आप मतलब बिल्कुल ब्लाइंड हो गए हैं कि भाई नहीं क्योंकि कपिल शर्मा शो है तो ये इसका ये मतलब नहीं होगा, है ना। बहुत अच्छी कॉमेडी है, हंसाओ यार लोगों को, कैसी भी हंसाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है कि मैं मतलब पूरे ग्रंथों के मुकाबले करूंगा, है ना, अच्छी भाषा का उपयोग करूंगा या कुछ करूंगा। सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी में है कि हम डायरेक्ट करते हैं, हम डायरेक्टनेस से बोलते हैं, हम सीधा वही बोलते हैं फूल जो नहीं हम खिलाते। बोलना चाहते हैं, हाँ, है ना, है ना। अब वो दिन भर में वो मैं देख देख लेता हूँ, एक दो बारी तो रील्स आई जाती हैं उनकी बीच बीच में, तो उसमें हर दूसरा जोक जो होता है वो सेक्सुअल टच भी वो लिए होता हाँ, है, वो बिल्कुल उसमें इनुएंडोज भी होती है। होते हैं, डबल मीनिंग्स भी होते हैं, सब कुछ होता है।
पर दे हैव क्रैक्ड द फॉर्मूला कि अगर आप एक रियल वुमेन के ऊपर ये जोक नहीं कर रहे हैं, तो एक क्रॉस ड्रेसर है, आदमी या औरत बना हुआ है, तो इट बिकम्स एक्सेप्टेबल। तो ठीक है, सेलेक्टिव आउटरेज की भैया स्टैंड अप कॉमेडी तो बड़ी गाली देते हैं भाई, बड़ी गाली देते हैं भाई, ठीक है। अब गैंग्स ऑफ वासेपुर मत देखिए भैया, वो चंबल वाली जो फिल्में हैं भाई, डाकू है तो वो गाली भी देंगे। है, डाकू है तो गाली देगा देगा। ही। और मैं लौंडा हूँ, मिडिल क्लास लौंडा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं भी गाली दूंगा। अच्छा, आपने गाली देना, आपकी कहानी मुझे तो पता है, पर मैं जानना चाह रहा था कि भाई आपने शुरू कब किया? शुरू में तो भैया दीदी वाले स्कूल में थे यार। ऐसा ऐसा कोई वो नहीं है डेट। इस तारीख को इतने सन में मैंने पहली बार। हाँ नहीं, मैं ऐसा है कि पहले तो मैं अपनी लाइफ के 7-8 साल तो जो मैं वो ब्रह्म ब्रह्म कुमारी वाले कुमारी के स्कूल में पढ़ा, वो तो मैं भैया अति शरीफ लड़का। वो मेरा एक है भी स्टैंड अप बिट, अगर आपने देखा। हाँ, मैं तो आया था पहले शो में आया था कि फर्स्ट क्लास में हाँ, किया था हमने। भैया दीदी वाला था। तो पर भाई एक उम्र होती है आपके, आप जब प्यूबर्टी हिट करते हैं, तो उस टाइम पे भाई साहब आप अंधे हो जाते हैं। व्हेन यू गेट टू रियलाइज कि एक दूसरा जेंडर भी है ना, तो जो खाली भैया दीदी से ऊपर है। जो बिल्कुल ही अलग है, तो वो तब आपकी बॉडी वो आपकी बात नहीं मान रही, ठीक है ना। वो होता है कि जैसे को आपने देखा होगा कई बार के बच्चे जो होते हैं बाजार में फैल जाते हैं ना, तो आपकी बॉडी वो बन जाती है कि मान नहीं रहा, फैल गया। फैल गया। तो तब आप रियलाइज करते हो कि ओ अच्छा। तो फिर भाई आपको खेलने तो नीचे ही जाना है ना, पार्क में। तो कई तरह के इन्फ्लुएंस हैं। तो हमारी कॉलोनी के बगल में एक गांव था जहाँ पे अपने गुजर भाई रहते थे, जाट भाई रहते थे, ठीक है ना। और उनका यूएसपी ही यही था कि इतनी मोटी गाली निकालो कि हमारे जैसा तो वैसे ही हाथ जोड़ लेंगे, भाई साहब माफ कर दो। मेरे दोस्त थे बड़े अच्छे अच्छे और बड़े इन्फ्लुएंशियल, बड़े पॉलिटिकली बड़े इन्फ्लुएंशियल थे, पैसे के मामले में भी बड़े अच्छे खासे थे। वो मर्सिडीज के साथ भैंस बंधी रहती थी उनके घर में। तो वो लोग जो थे मेरे दोस्त बन गए बाद में, क्योंकि मैं हॉकी की टीम में आ गया, नहीं तो मार देते मुझे वो। उसी हॉकी से। हाँ, तो मतलब ये था कि जब हम रियल वर्ल्ड में गए, ब्रह्म कुमारी के स्कूल से Protected रियल उसमें वर्ल्ड निकले। में गए, तो हमें एज अ डिफेंस मैकेनिज्म गाली सीखनी पड़ी, क्योंकि वो आते ही गाली दे के बात कर रहा कोई, तो अगर उन्हें ये पता लग गया कि इसकी तो भाई गाली से ही फट जाती है, बाकी तो फिर क्या ही चलेगा। तो फिर तो थप्पड़ भी मार देगा, है ना। तो फिर हमें एक्टिंग करके हमने ये फिर सीखा कि अच्छा इस गाली का जवाब इससे देना है, इससे बड़ी गाली ये होती है, ये वाली गाली बड़ी होती है, ये छोटी गाली होती है। ये तो हमारे स्कूल में कोई अगर साला बोल देता था ना, पहले वाले स्कूल में। हाँ, तो वो प्रिंसिपल के रूम के बाहर खड़ा मिलता था कि साला बोला, गाली दे दी। गाली दे दी, सही बात। तो जब रियल वर्ल्ड में गए तो हमने कहा भाई ये तो ये सबसे तो लोएस्ट डिनोमिनेशन है। ये है ही नहीं, ये तो हाँ, गाली नहीं। हाँ, तो गाली हमने सीख ली थी, पर फिर भी संस्कार ऐसे थे कि हम गाली देते नहीं थे। कोई दे तो फिर कम बैक में तो देते थे। कम बैक में देते थे कि भाई कहीं पीट ना दे, अगर गाली का जवाब नहीं दिया तो, हाँ, है ना। उसे ये लगना चाहिए कि अरे ये तो नाजुक सा लड़का हाँ। है, हाथ में हॉकी पकड़ी हुई है, हॉकी खेलने जा रहा हूँ, तो मतलब है, मजबूत है। हाँ हाँ ठीक है, मतलब तो हाँ सोना इमेज भी तो चाहिए हाँ, कि सरदार बच्चा है, हॉकी है, हॉकी है हाथ में है। और गाली देगा तो सुनेगा, हाँ हाँ, है ना। ये था। नहीं तो है हाँ, तो गाली देनी कब शुरू की? गाली देनी एक्चुअली में स्टैंड अप में शुरू की।
वो कहीं भी मतलब 5-7 साल बाद। कोई बड़ी क्रिएटिव गाली कोई आपने सुनी या कमबैक में दी? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे अभी याद आ गया कि जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो होता था आप तब आप डेयरी पे दूध लेने जाते थे, सामने दुहा के भैंस से डोलू लेके जाते थे, हाँ, और वो पैदल ही गए और सामने फ्रेश दूध फ्रेश दूध दूध निकाल के दुहा देते। के, वो भले पीछे से इंजेक्शन लगा रहा हाँ, है, इंजेक्शन लगा के निकालता था। देखा। हाँ ना, वो दूध लेके हम आए वापस, तो वहां पे वो दूध वाला जो है अपने लौंडे को, जो उसका बेटा छोटा, हमसे भी छोटा, हम 10 साल के होंगे तो वो शायद 8 साल का 7 साल का रहा हो, अब वो हेल्प करता है ना सुबह सुबह, चला काम करो, भैंस को ये खोलो वो करो, पाड़े को खींचो, जो भी है। उसने कुछ किया, इसने दूध कुछ गिर गया, इसने वो डंडा उठाया, लाठी जो होती है, खींच के मारी, और इसने कहा कि तोरी मैया को तोरे दादा बीबी। और मैं सोचता रहा कि ये अपनी पत्नी की बात कर रहा है और अपने बाप की बात कर रहा है, और गाली अपने बेटे को दे रहा है। अरे भाई ये तो कुछ नहीं है, ससुर के नाती। हाँ, ससुर के नाती, ससुर के नाती क्या होता है भाई। हाँ बिल्कुल। तो अब ये इतनी इनोवेटिव गालियां है ना। हालांकि मैं उसमें चरित्र जो हनन होता है वो वो तो महिला अलग का है, होता है। वो तो अलग है, हाँ, पर मैं कह रहा हूँ कि कभी पर आपने ऐसे क्रिएटिव कभी मौका लगा ऐसा? नहीं, इतने मतलब मैंने कभी परस्यू नहीं किया ये करियर। तो ये एक्चुअली में मैं सुन के ही खुश हो जाता हूँ कि वाह क्या गाली है। क्या बनाया? हाँ, बनारस के लोग थे एक दो हाँ हमारी संगत हाँ, में, तो वो तो मतलब नहीं बहुत बनारस तो ही गढ़ है। ज्यादा इनोवेटिव थे। तो पर मेरे को ऐसे लगता था कि फालतू नहीं देनी चाहिए, बहुत मतलब सोच समझ के खर्च करनी चाहिए। गाली जो होती है उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, गाली का एक यूसेज है, ठीक है ना। जैसे टीवी में क्लोजअप का होता है कि भाई हाँ कुछ आया तो क्लोजअप हाँ डाला। हाँ। तो जैसे मैंने बताया कि फ्रस्ट्रेशन पॉइंट इतना ऊपर ले जाके अगर आप स्टीम छोड़ देते हैं गाली के साथ, जैसे कुकर में सीटी बजती है, खाना पक गया, तो वो अगर आप परोसते हैं पब्लिक को तो वो पब्लिक बड़ा एंजॉय करती है। अच्छा, जब आपने शुरू किया और उस वो सारे हिंदुस्तान में, वही दिल्ली में सीन उस टाइम आया था 2011-12 के टाइम पे, और सब स्टैंड अप शुरू हुआ, आपने मतलब जब दुनिया सिर्फ मैं अपने आप को बढ़ा रही थी, आपने कहा यार ये तो मैं तो कर ही रहा हूँ, आपने कॉमेडी क्लब की स्थापना करी, आपने बड़े लोगों को कहा कि भाई जिसको कॉमेडी करनी है तुम आओ हमारे साथ में करते हैं, सीखते हैं, करते हैं। तो वो जो एक दो दो सवाल है इसमें बड़े सीरियस टाइप के। एक तो ये कि भाई ये इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या थी, मतलब क्या क्या कीड़ा काटा जब बाकी कह रहे हैं कि यार मैं मैकेंजी में भी परफॉर्म कर लूंगा, मैं यहाँ भी करूँ, जो पाइप बट रही है, जितना ज्यादा शेयर में बटोर लू बटोर, और चल रहा था दिल्ली में उस टाइम, है ना। हम स्टैंड अप कॉमेडी की पॉलिटिक्स पे भी आएंगे इसके बाद, कि बटोर लो जितना बटोरना है अपना हिस्सा। उस वक्त महीप सिंह कहते हैं कि यार मैं अक्षरा में चलता हूँ, मैं एक कॉमेडी क्लब चलाऊंगा, मैं नए बच्चों के संग कुछ करता हूँ, अलग ही करते हैं कुछ। तो एक तो क्या हुआ ऐसा, दूसरा हम जो कि आज के हमारी थीम भारत का संस्कृति का महान हिस्सा गाली है, तो जब नए लोग आते थे और ये बड़ा इजीली इन्फ्लुएंस था कि उस टाइम देखिए अपने संग अभिजीत गांगुली था, ये लोग थे, सब शुरू हुए, गुप्ता था, पापा सीजे, सब सब साथ ही में उसी टाइम ग्रो कर रहे थे ना। हाँ, पापा सीजे मच होल्डर। हाँ, जाकिर ने उस टाइम शुरू भी नहीं किया था, शुरू जाकिर हमारे साथ। जाकिर मच लेटर हर स्टार्टेड। तो उस जमाने में जब एक कोई एक वर्ड जो पंच अप आप कह रहे हैं आता था फॉर अ न्यू कमर, आज भी फॉर अ न्यू कमर इट्स इजी वे आउट टू गेट लाइक्स, टू गेट, है ना, इट्स इजी वे आउट। उसको पता भी नहीं है मैथ्स की पंच अप करना है, उसका इफेक्ट क्या है नहीं पता। तो जब आप सिखा रहे थे तो ये क्या कभी इस पर एम्फेसिस रहा, एक पहला कि क्यों ये शुरू किया कॉमेडी क्लब, क्या कीड़ा काटा था, और दूसरा कि जब नए लोग आ रहे थे उसमें से ऑब्वियसली जब नए लोग सीखते हैं तो कई बार कोई कहता है कि द पीपल ट्राई एंड यूज यू, पीपल ट्राई एंड यूज द स्टेप लैडर, तो वो हम थर्ड पार्ट पे बात पे आएंगे। ये दो चीजों के सवालों के जरा आप अगर संदर्भ प्रसंग दोनों सहित व्याख्या करें तो मैं इस पर आपसे बात। देखो साहब कि जब आजादी की लड़ाई हुई थी जी, तो तब हम नहीं थे, तब हमारे बाप दादा थे, तो वो तो लड़े। आपके दादाजी तो लड़े भी हाँ, हैं तो वो तो लड़े, तो वो जो भी किया उन्होंने। तो हुआ यूं के साहब कि उस टाइम पे 2013 की बात है ये, दिल्ली में कोई कॉमेडी क्लब नाम की चीज नहीं थी।
कि जहाँ पे एक्सक्लूसिवली कॉमेडी होती हो, स्टेज हो, प्रॉपर ऑडियंस के बैठने की जगह हो। उस टाइम पे चलता था कि बार में, रेस्टोरेंट्स में, जहाँ लोग शराब पीने जाते हैं, है ना, और बहुत ही अप मार्केट और हाई ब्राउ वो जगहों पे कॉमेडी होती थी, जहाँ पे मतलब एलीट अंग्रेज कल्चर का हिस्सा था। अंग्रेज में कॉमेडी की जाती थी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि जो क्लब था उस टाइम हिंदुस्तान में, वो अंग्रेज लोग चलाते थे, कॉमेडी स्टोर के नाम से, बॉम्बे में। तो एक वो नेवरलैंड कह लीजिए, या फेरी टेल कह लीजिए, या फेरीलैंड कह लीजिए, कि वो मैका था भाई, कि कॉमेडी स्टोर में परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात, ठीक है ना। और उसके अराउंड मिथ्स बुने हुए थे कि अरे ऐसे नहीं, कॉमेडी स्टोर में आपको परफॉर्म करना है अगर 2 मिनट के लिए, तो आपको एक अपनी सीडी बनानी पड़ेगी रिकॉर्ड करके, हाँ, वो भेजनी पड़ेगी, फिर वो उसको रिव्यू करेंगे, फिर अगर उन्हें अच्छी लगेगी तो वो आपको 2 मिनट देंगे, फिर उसके बाद 3 मिनट देंगे, फिर वो अच्छा लगेगा तो 5 मिनट देंगे, है ना, फिर वो ओपन स्पॉट देंगे, फिर वो ऐसे धीरे धीरे करके आप पहुंचोगे। कि हमारी तो वहीं खत्म हो जाती थी पहले स्टेज पे, कि अंग्रेजी नहीं आती है ना। और वहां बड़ा स्ट्रिक्ट रूल था कि आप हिंदी में कॉमेडी नहीं करेंगे, या किसी भी वर्नैकुलर में या रीजनल लैंग्वेज में कॉमेडी नहीं करेंगे, स्ट्रिक्ट रूल था भाई साहब। और लाफ मीटर लगा होता था, अगर ओपन माइक में भी आप गए हैं तो आप अंग्रेजी में कॉमेडी करेंगे, और लाफ मीटर के हिसाब से आपको विनर या लूजर बताया जाएगा। तो वो एक बड़ा ही डिस्करेजिंग एक चीज थी कि यार हम तो स्टार्ट नहीं कर पा रहे, और जहां जाना है वहां पे एंट्री ही नहीं है हमारी। डॉग्स इन इंडियन नॉट अ टाइप्स। हाँ, मतलब जो तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं यार, आज आज मुंबई में जो भाषा के ऊपर जो विवाद चल रहा है ना, विवाद चल रहा है, उस टाइम पे 10-12 साल पहले वो वहाँ कॉमेडी स्टोर था भाई, बाकायदा अंग्रेज लोग चलाते थे, है ना। तो वो ऐसा हिसाब किताब था। अब ये दो दुनिया है। तो कीड़ा जो काटा, वो पहला ये काटा कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम मतलब जॉनी लीवर, है ना, जॉनी लीवर जैसे एक्टर्स और जॉनी लीवर जैसे मिमिक्री आर्टिस्ट जो थे, ठीक है। और हमने महमूद को फिल्मों में देखा था, ग्रेट महमूद, है ना, आगा, है ना, भगवान दाता, है ना, वो इतनी ऐसी कॉमेडी, और मतलब कि हाँ, हमें हमारे देश में मतलब कॉमेडी नहीं करने दी जाएगी, हाँ, क्योंकि हमें अंग्रेजी हाँ, नहीं आती है। हाँ। और वहां से बम्बई से कभी यदा कदा कोई आ जाता था कॉमेडियन दिल्ली में परफॉर्म करने के लिए, तो हमसे के कहानी सुनाओ ना कॉमेडी स्टोर की, दादा कैसे होता है कॉमेडी स्टोर में, परियां रहती हैं, क्या होता है। तो इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, एंड ऐसे सीडी बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, यूज्ड टू टेल अस स्टोरीज लाइक दैट। तो बड़ा डिस्करेज होते थे हम लोग। मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता। मैं अक्षरा वालों के पास गया, कहा भाई मुझे ये दे दो, मुझे नहीं पता क्या होगा, पर जो भी होगा, मैं आई वांट टू डू दिस। उस टाइम पे अक्षरा वाज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस, तो दे सेड कि चलो टिकट सेल होगी उसमें बांट लेंगे और ऐसे हो जाएगा। और उन्होंने अपनी तरफ से पोस्टर भी बनवाते थे, वो सब कुछ करते थे, बहुत कुछ बेचारों ने बहुत हेल्प की मेरी। तो वो हुआ ये कि वो चल गया,
तो चल मैंने दिया तो हाँ, तो चला। तो वो जो सिखाया तो मैंने किसी को कुछ नहीं, पर मैंने ये कहा, उनसे आकर पूछते थे कि गाली दे सकते हैं, ऐसा कुछ, ऐसा सेक्सुअल कुछ कंटेंट कर सकते हैं, या कुछ ऐसा जो दिल करे सो करो। मैंने ये बताया आपको बस। फिर उसके बाद उस टाइम पे जो कॉन्टेम्परेरी जितने भी टाइम वो चला क्लब, जितने कॉन्टेम्परेरी थे, जितने कॉमेडियंस थे, सब ने परफॉर्म किया उसमें। ठीक है ना। मैंने और अमित टंडन ने पंजाबी की कॉमेडी वहां से स्टार्ट की। ठीक है ना। तो एक तो ये कीड़ा था कि अंग्रेजी नहीं आती भाई हमें, तो हम तो अपना मूवमेंट अलग से शुरू करेंगे और प्रॉपर जगह पे करेंगे। ये नहीं कि उधर हम जोक मार रहे हैं और वहां पे मिक्सी चल गई, किसी का ड्रिंक बन रहा है। हाँ, प्लेटें टन टन हो रही। हाँ हाँ। हाँ, वो कोई सुनने नहीं आया मेरे, है ना। तो वो जहाँ 500-600 रुपए की बियर मिल रही भाई, वहाँ कौन तुम्हारी कॉमेडी सुनेगा। वहां भी हमें ये कहा जाता था कि हिंदी 5% बोलना बस, बाकी अंग्रेजी बोलो। बाकी अंग्रेजी बोलना। तो वो चलन स्टार्ट हुआ। फिर वो चलन ये स्टार्ट हुआ कि अंग्रेजी में बिल्डअप, वो तो भी ट्रांसलेटेड अंग्रेजी में बिल्डअप और पंच हिंदी में। वो इस बात पे बड़ा हंसते थे बॉम्बे वाले लोग कि यार ये सारा सारा अंग्रेजी बोला, पंच इसका हिंदी में आता है। पर वही एक ब्रांड बन गया, वही एक चीज। फिर जब मैं, घटना है थोड़ी लंबी है कि हाँ। मैं गया बॉम्बे किसी काम से, तो कॉमेडी स्टोर तो जाना ही था, तो मैका था, दर्शन करने तो जाना ही था, माथा टेकने वहां पे। तो मैं वहां गया, टिकट खरीद ली, बहुत पहले चला गया, रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर, पोस्टर्स देख रहा हूँ, जो कॉमेडियंस के पोस्टर्स लगे हुए वहाँ, फोटोग्राफ्स, वॉल ऑफ फेम थी वहां पे। तो वो एक बार हमारी भी लगी थी वहां पे अंत में जाके, पर वो किसी ने चुरा ली फोटो, इतना ही फोटो प्यार, चुरा। उन्होंने चुरा ली थी या हटा ली थी उन्होंने, कुछ पता नहीं। नहीं नहीं, हम मान के चल रहे हैं किसी लड़की ने चुराई होगी और हाँ, अपने बेडरूम में जो भी लगाई। किया होगा भाई उसका उसने। अब हम ये देख देख वेख रहे थे, तो वो जो एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात है कि यार पता तो करें। मैंने पूछा रिसेप्शन पे कि टिक बॉक्स ऑफिस पे कि भी इनका ऑफिस कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि ये ऑफिस जो है पार्किंग में। पापी में। पार्किंग ऊपर होती थी पार्किंग में। उस बिल्डिंग हाँ में जो हाँ। है ना। और लिफ्ट से गाड़ी आती। हाँ, तो वो ऐसे उसमें ऑफिस है, पार्किंग के अंदर, कॉमेडी स्टोर का। तो शार्लेट वार्ड जो थी, वो और उनके फादर वो कॉमेडी स्टोर चलाते थे। तो आ, हम घुस गए भाई। तो हमने कहा टूटी फूटी अंग्रेजी में कि वुड लाइक टू मीट समबडी रिगार्डिंग परफॉर्मेंस इन कॉमेडी स्टोर। उन्होंने कहा डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट। मैंने कहा नहीं जी, वो तो नहीं है। तो पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, कहती है ओके वेट। वो अंदर गई, वो पूछ के आई, उसने बुला लिया मुझे। शार्लेट वार्ड, दुनिया मतलब जिंदगी में पहली बार ब्लॉन्ड लड़की मैंने देखी इतने करीब से, असली में। असली सच्ची मुच्ची की। सच्ची मुच्ची की। ठीक है। तो अब मैं उससे बात कर रहा हूँ कि आई एम अ कमेडियन फ्रॉम दिल्ली एंड आई हैव कम हियर ऑन सम वर्क एंड आई वुड लाइक टू परफॉर्म इफ गिवन अ चांस समडे समडे। समझे। तो उन्होंने कहा कि as it happens, we got an opening today. There is an open mic happening, and if you want, you can perform in it. But इन इंग्लिश। in English. मैंने कहा ठीक है जी। तो बट मैंने कहा कि आई हैव ऑलरेडी परचेज्ड अ टिकट। वो कहती है वो go downstairs and tell them at the box office they'll refund your money and they'll give you a ribbon. You go inside. It was an open mic. It was being hosted by Aditi Mittal, and
I just went inside and it was a competition. There was supposed to be a winner Oh, at the end of 3 rounds, I think. So what happened was Charlotte was standing at the corner and English चल रहा था. ये सारे जोक्स ट्रांसलेशन हो रहे हैं. ट्रांसलेशन कनिष्ठ अनुवादक जो हाँ, थे वो तो तुरंत वो हाँ, उल्टा अनुवाद. हाँ, तो उसमें क्या था कि मैं गया स्टेज पे, पहले राउंड में मुझे बुलाया गया, वही टिपिकल कि ही इज फ्रॉम दिल्ली एंड दिल्ली गाय, दैट सॉर्ट डू ऑफ द दिल्ली थिंग्स. तो मैं गया और ही इज अ पंजाबी एंड ही इज अ दिल्ली गाय. तो मैं गया तो मैंने अपने जो बेहतरीन अपने जोक्स थे वो जो मेरे शुरू के 2 ही 2.5 मिनट का टाइम था तो वो मैंने कर दिए. तो वेरी गुड, नेक्स्ट राउंड में आ गए हम. ठीक है, अब जब नेक्स्ट राउंड में आए चुटकुले खत्म, अच्छा, अंग्रेजी बातें. अंग्रेजी बात. ठीक है, अब सेकंड राउंड में आ गए तो सेकंड राउंड में मैं गया तो वही के बिल्डअप अंग्रेजी में पंच लाइन. फिर हमने कहा भाई देखो ये तो अब दोबारा तो हमें बुलाएंगे नहीं यहाँ कभी, ठीक है ना, ये तो होगा नहीं कि ये दोबारा हमें बुलाएंगे, क्योंकि ये तो आज भी बुलाया तो था आज कभी भी तो बस चांस मिल गया, हमने ले लिया डेयरिंग करके. तो मैंने वही किया कि मैंने कहा बिल्डअप किया. जब मैंने हिंदी में पंच मारा लोग फट गए, ऑडियंस वेंट मतलब क्रेजी, बर्जक, मतलब पागल हो गए. अपन खुश, लाफ मीटर जा रहा है यो. ठीक है, अब हम बड़े खुश कि यार चलो लाफ्टर तो लिया. शार्लेट उधर खड़ी हुई ऐसे देख रही थी. हिंदी. ठीक है, अब हम फाइनल में आ गए. ठीक है जी, अब फाइनल में आई वुड लाइक टू से कि एक लड़का था वेरी रिच मारवाड़ी गाय एंड ही हैड सम 25 friends of his in Clapping there. for the shouting and clapping and ultimately he won. मतलब मैं बहाना ये दे रहा हूँ कि उसके दोस्त थे इसलिए जीत गया, नहीं तो जोक्स तो मेरे बेटर थे. जो भी हुआ तो डे एंडेड एंड Charlotte said come here and I went there. और उसने कहा कि if I invite you again would you be able to come to Mumbai? Yes, of Yes. course, है ना. तो winning over the audience and winning over the language barrier gave me so much confidence. And ये जो पंच था हिंदी में, इसमें गाली थी? नहीं थी. तब तक मैं गालियां दे तब तक भी नहीं रहता. लेकिन फिर जो आप एक बार विनिंग ओवर द ऑडियंस से मैं खाली टेक ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें थोड़ा रैंडम बातें होंगी. एक बार आप कहीं अरब कहाँ गए थे, कुवैत कहाँ कहीं गए थे ना उधर, कुवैत में गया, जहाँ माय फर्स्ट इंटरनेशनल, है ना, जहाँ पे था कि भाई ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना कुछ ऐसा. हाँ वो हमने किया था वो. तो वहां पे एक जरा वो भी थोड़ा छोटा सा, हाँ वो किस्सा ये है संक्षेप में सारांश बिना बिना. हाँ बस ये कि मतलब मैं कुवैत मुझे जाना था, मेरी फ्लाइट 5 घंटे लेट हो गई. तो आई वाज सपोज टू गो टू होटल एंड चेंज एंड शावर एंड कम एंड देन परफॉर्म. तो हुआ ये कि सीधा एयरपोर्ट से मुझे ला के स्टेज की बैक स्टेज मुझे बैठा दिया गया और कह के 10 मिनट में आपका बारी है. और आपको जो है ये मतलब कागज नहीं दिया था उन्होंने, ऐसे ही कहा कि ये इस तरह के वर्ड्स अवॉइड करना, नहीं बोलना. वो फैमिली बैठी है, रॉयल फैमिली. गालियां नहीं देनी, गालियां भी नहीं देनी, सेक्सुअल इनन्यूएंडोज भी नहीं बोलने, कुछ भी एफ वर्ड्स भी नहीं बोलने, ये भी शारीरिक अंगों के बारे में भी नहीं. हाँ तो ये है. और इन पे तो बिल्कुल जोक मत कर देना जो शाही फैमिली बैठे है हैं वहां पे. हाँ तो स्टेज पे चढ़े और हमने कहा कि भैया चुटकुले तो खत्म है आज, अंडरवेयर का चुटकुला तो नहीं कर सकते, है ना, कैसे करेंगे. तो फिर मैंने शुरू किया, मैं कहा या तो आज शहीद है या फिर जो भी होगा. तो मैंने फिर वो मेरे पास एक कागज थे जिसमें मेरे जोक्स लिखे हुए थे, तो लिस्ट थी और
मैंने कहा कि मुझे बताया गया है कि मुझे ये वर्ड्स नहीं बोलने हैं, तो मैं ये वर्ड्स पढ़ देता हूँ। अगर आपको लगे कि मैं ये वर्ड्स बोल रहा हूँ तो आप प्लीज मुझे रोक देना। तो मैंने वो सारे वर्ड्स बोल दिए जो मना किए उन्होंने थे। मना किए थे कि ये नहीं बोलना है, बोले ये नहीं बोलना। तो वहाँ का जो प्रिंस बैठा हुआ था वहाँ, वो काफी एजुकेटेड आदमी है, वो मतलब वो बाहर बाहर से पढ़ के आया है, तो ये मैं अंग्रेजी में सब बोल रहा था, तो इतना बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था साइड में, तो वो हंस पड़ा ये सुन के। तो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि अच्छा हंस रहा है, फिर वो हंसा तो सब हंस पड़े। तो अपन फिर जो है फिर आज मरेंगे, शहीद नहीं हो रहे। हाँ, तो हमने फिर वो मतलब वो कुकू क्लॉक वाला जोक भी किया, बायोलॉजिकल क्लॉक वाला जोक भी किया, अंडरवेयर वाला जोक टिकिंग भी टॉयज टाइप का जो है। किया। हाँ, हाँ, तो इट वेंट वेरी वेल। तो जोक्स सारे आप ढूंढ ढांड के यूट्यूब हाँ, और जगह देखे, डेयर जोक्स हमने जो सुनाए। मैं हमने मतलब डेयर जो किए हैं लाइफ में, बहुत बड़े बड़े डेयर मैंने किए हैं। उसमें से ये 2 डेयर जो मैंने आपको बताए, अब ये कॉमेडी स्टोर वाला और ये डेयर जो मैंने पर बताया। इसमें तो दो चीज हो सकती थी, या तो अशर्फिया मिल जाती, हाँ, अब शायद मैं तो सोच रहा था कि कोई मेरे को रोलेक्स वोलेक्स उतार के दे देगा भाई, हाँ, है ना। पहले से हारता है। हाँ हाँ, बस नहीं, तो ये तेरे लिए कनीज को दे दिया दे- मतलब। वो तो नहीं दिया, पर दे वर वेरी ग्रेशियस। उन्होंने उसके ट्रांसलेटर ने मुझे बताया कि आप बहुत सवाब का काम करते हैं, आप लोग पास आते हैं, ऐसी बात उन्होंने की, तो बड़ा दिल खुश हुआ। एंड एक पूरा लूप ले लेते हैं। अभी हम्म, थोड़े दिन पहले मैं लंदन गया था, वही कॉमेडी स्टोर, उसी को वही लोग चला रहे हैं। क्या बात। वहां मैं फुल देसी स्टैंड अप कॉमेडी करके आया हूँ, हिंदी में, पंजाबी में। और लोग बैठे हुए पागलों की तरह हंस रहे हैं। क्या बात, क्या बात है। तो ये फुल सर्कल है उसका। तो यस, बहुत दिल भर गया है, बहुत अच्छा दिल में मतलब सेटिस्फेक्शन है। चलिए, अब जो हम बात कर रहे थे कि बीच में एक वक्त आया, जब आपने कॉमेडी क्लब भी शुरू किया, परफॉर्मेंस कर रहे थे, फिर मतलब जो लोग आपको थोड़ा करीब से जानते हैं उनको तो अंदाजा होता था, बात होती थी कि क्या चल रहा है। पर ना बाहर से बड़ा, जैसे फिल्मों में क्या होता है, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना क्या चल रहा होता हाँ, है ना। ऐसे कॉमेडी की दुनिया में, जो कि बड़ी नेसेंट, बड़ी यंग दुनिया थी ये, अभी भी क्या 15-20 साल पुरानी है, मतलब इस लेवल पे जो अभी हो रहा है इस इंडस्ट्री में, एक तो किस तरह की पॉलिटिक्स होती है ये कोई बोलता नहीं खुल के, आपने बोला हुआ है, आपको पता है, आप उसके शिकार रहे, तो बिना नाम लिए भी आप बात कर सकते हैं कि क्या होता है। दूसरा ये कि आपने बीच में कहा कि भाड़ में सारा है, तुमको लगता है कि मैं तुम्हारे तुम चक्कर गिन्नी घुमाओगे, मैं तुम घुसो, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा कॉमेडी। हम्म, तो वो जो फेज था, थैंक गॉड यू केम बैक, एंड थैंक गॉड यू नो वी हैव यू इन द कॉमेडी सर्कल, इन द सेंस दैट वी नो महीप सिंह है, और महीप सिंह से पर्सनली तो चलिए जो बॉन्डिंग है, आप कहीं छोड़ के थोड़ी चले गए थे, आप तो आपने कॉमेडी करना बंद कर दिया। पर तो दोनों चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा कि एक तो ये होता क्या है, कॉमेडी में पॉलिटिक्स किस तरह की होती है और तो क्यों होती है। दूसरा ये कि आप जो आप गए थे, वो क्या ट्रिगर हुआ था कि यार मैं नहीं करूंगा, राइट, मतलब इतना सब करने के बाद मैं अब नहीं करूंगा। ट्रिगर ये हुआ था कि एक तो मैं इस बारे में मैंने कभी बात नहीं की है, और मैं पॉडकास्ट की शुरुआत में भी सब लोगों से कह देता हूँ कि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। तो आपने हुआ, शुरुआत में मुझसे कहा पूछ जो पूछना है। हाँ मैंने कहा ना, तो इसलिए आप ये पूछ पा रहे हो। जी। तो हुआ ये कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग दिस इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। एनीबडी कि मेरी शादी हुई थी एक बार। तो वो शादी करीब 14 साल तक नॉर्मल रही। तो स्टैंड अप कॉमेडी में मैं कभी जोक भी किया करता था, तो मैं ऐसे जोक किया करता था, कभी
स्टेज पे फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमर बोल दिया कि आई एम डिवोर्स्ड, या कुछ शादी में मजाक बना दिया, या पत्नी में मजाक बना दिया, या कुछ बना दिया, हालांकि मैं बोलता नहीं, क्योंकि शी इज नॉट हेयर टू डिफेंड हरसेल्फ एंड शी माइट नेवर बी। ठीक है, आई एम नॉट डिवोर्स्ड। तो लोग, जब आप अकेले होते हो ना, कहीं भी किसी भी स्फेयर में आप काम कर रहे हो, किसी भी स्फेयर में आप काम कर रहे हो, be it a job, be it entertainment, be it arts, be it anything, अकेला आदमी प्रेडेटर है, अकेला आदमी खतरनाक है, अकेला आदमी हमेशा लैच है, बैड कैरेक्टर है। ठीक है, मुझे बहुत लोगों ने प्यार किया, मैंने बहुत लोगों को प्यार किया, पर एक ऐसी इमेज क्रिएट करनी शुरू की, जैसी कि अभी रिसेंटली भी हो रही है, कि ये आदमी बड़ा खतरनाक है यार, मम्मी कैसी है पूछता है ना। एक ऐसा इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई मी टू के टाइम पे, कि ये आदमी लच है, ये बैड कैरेक्टर, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं है कि यार ये क्या, सिंगल है, डिवोर्स्ड है, क्या है, स्टेटस क्या है इसका, नहीं बताता मैं, नहीं बताऊंगा। तुम्हारा क्या मतलब मेरे स्टेटस से? बिल्कुल। नहीं बताऊंगा। आप मेरे को एज एन आर्टिस्ट जानते हो, बहुत है आपके लिए, मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हो? मैंने अपनी बेटी को सेव करने के लिए, ठीक है ना, मैंने इस चीज को बिल्कुल डार्क में रखा। अभी भी पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं इसके। तो द होल कम्युनिटी, कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोग अभी भी मेरे साथ हैं जीवन में मेरे, अभी भी उन्होंने मतलब मेरा मेरा साथ नहीं छोड़ा है, जो कॉमेडी सर्किट से ही है, जिन्होंने मुझे फोन किया और जिन्होंने मुझे कहा डोंट वरी, ठीक है, नथिंग विल हैपन, ठीक है, पीपल विल फॉरगेट एंड दिस विल डाई डाउन, एंड आई tried legal way also, and so many things I did, but nothing worked out. But at that time I got so disappointed in the whole comedy circuit कि एक दिन आप एप्पल ऑफ एवरीबॉडीज आई हो, और एक दिन आप मोलेस्टर हो। मेरे को गुस्सा आया, ठीक है, पर मैंने कॉमेडी इस वजह से नहीं छोड़ी थी, मैंने कॉमेडी इस वजह से छोड़ी थी, तो इतना मैं एक दिन के लिए तो डिप्रेस हो सकता हूँ, और दूसरे दिन मैं बहुत जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक करता हूँ, और जो लड़ाई हमारे पुरखों ने दी है हमारे अंदर, है ना, वो कभी जाती नहीं है। तो मैं लड़ तो बहुत बुरी तरह से सकता हूँ, चाहता नहीं हूँ, पर मैंने कॉमेडी छोड़ी इस वजह से कि मेरी माँ बहुत बीमार थी, मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी, और वो अकेली रहती थी, बड़ी जिद्दी थी, और मैं गुड़गांव कभी जाता था परफॉर्म करने, रात को 1-1:30 बजे, 2-2:30 बजे वापस आता था। तब कोई पुल नहीं बने हुए थे, कोई मेट्रो नहीं चलती थी, कुछ नहीं होता था, तो मैं आता था तो वो अकेली पड़ी होती थी।
तो दैट आई कुड बियर के मैं वहां तालियां बटोर रहा हूँ, लोगों का लाफ्टर ले रहा हूँ, हा 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 हा, लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग मिलना चाहते हैं, लोग सेल्फी लेना चाहते हैं, वो सब हो रहा है। मैं घर में आता हूँ तो एक औरत, बीमार बूढ़ी औरत लेटी हुई है, उसका मेरे कॉमेडी करियर से या मेरी सेटिस्फेक्शन से क्या लेना देना है? क्योंकि देखो कॉमेडी में बड़ा सेल्फिश एक प्रोफेशन मानता हूँ कि ये आप अपने लिए करते हो, अकेले हो स्टेज पे, आप अपने लिए कर रहे हो, जो भी मिल रहा है आप ही को मिलेगा, अच्छा वैलिडेशन पूरा जो भी मिलेगा, अच्छा बुरा जो भी वो आपको मिलेगा। तो ये बड़ी सेल्फिशनेस मुझे लगी कि यार मैं रात बिरात घर लौटूं और मेरी माँ, तो आई डिसाइड कि मेरी माँ जब मरेगी तो मेरे सामने मरेगी। तो ये रियल रीजन था छोड़ने का। ब्रेक लेने का। जो बाकी जो स्टोरीज हैं उनमें कोई सत्य नहीं था, उनमें कोई तथ्य नहीं था। तो एक चीचा लेदर ये वाली हुई थी जो आपने जैसे बताई है, एक धार्मिक भी हुई थी कि वो सरदार है तो ये कैसे कर वो सकता है। तो शुरू से, वो तो डे वन, वो तो डे वन से, हाँ, वो तो जिस दिन पहला वीडियो निकाला था उसी दिन से गाली खा रहा है कि तू सरदार होके ये काम कर रहा है, तू सरदार होके ऐसे सरदारों पे चुटकुले सुनाता है, तू सिखों पे चुटकुले सुनाता है, हमारे गुरुओं ने इतनी कुर्बानियां दी। हाँ दी भाई, मैं मैं भी उसी माहौल में पला हूँ, ठीक है, मुझे पता है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है। पर हिंदुस्तान में खासतौर पंजाब में लोग जो हैं जोक को सुनते हैं तो दे कंफ्यूज द सब्जेक्ट ऑफ द जोक विद द टारगेट ऑफ द जोक, कि हाँ सरदार जोक है पर वो सरदारों के ऊपर नहीं है, वो उन लोगों पे है जो बेहुदा हरकत करते हैं सरदार को देख के। देख करके सरदार दिख गया तो बल्ले बल्ले करे। हाँ तो ये जो और था, कुछ आता ही नहीं, सरदार है तो बल्ले बल्ले। हाँ बल्ले बल्ले है ना। तो ये सारा एक मेरा प्रेमाइज था कि आप कुलजीत को जानते हो, है ना, तो ना मैं मतलब हजारों कुलजीतों को जानता हूँ, उनमें से आधे कुलजीतों ने बाकी के कुलजीतों से शादी कर रखी है। दैट वाज द जोक। So, but the joke was on that guy who was trying to create an affiliation with me के मेरा एक दोस्त है वो भी सरदार वो भी है सरदार है, हाँ। है ना। एक जानवर दिख गया। हाँ तो मेरी बीमारी थोड़े ना यार हाँ। कि उसे भी यही बीमारी तुम्हें भी यही बीमारी। तो ये मैं करता था, बट जोक्स वर नॉट ऑन सरदार्स, जोक्स वर अबाउट सरदार। Even if they are on Sardars, but Even if they are, but I would not do it because I have been subject of Sardar jokes all my life, all your life, yeah, yeah. from childhood to up to college. मतलब बेहोश क्लीशे ये सरदार थे भाई 12 बज गए। अच्छा इसका मतलब किसी को नहीं पता, पर बल्ले बल्ले और 12 वो बज गए जो मतलब आजकल बता रहे हैं वो भी आई डोंट ट्रस्ट दैट, मतलब पूरी तरह से वो स्टोरी को आई डोंट बिलीव। क्योंकि देखो जहाँ फेथ होती है वहां पे एग्जैजरेशन भी होता है, वहां पे सब कुछ होता है। आप मानो जो मानना है यार आपको। आपने ये स्टोरी हमने भी सुनी है, हमने भी एक कथा सुनी हुई है कि वो छीन के ले जाते थे रात को, सरदार आके जो लड़कियों को सुबह उठा के ले जाते थे, अब्दाली वाले रात को ये ले जाते थे, छीन के ले जाते थे। तो बीइंग मतलब जो तार्किक दिमाग की वजह से मैं हमेशा क्वेश्चन करता था, माँ से मार खाता था कि तू ऐसा उल्टी सीधी बातें क्यों बोलता है, तू ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों पूछता है ना। तो ये जो था, तो वो आई हैव बीन सब्जेक्टेड टू दोस थिंग्स एंड आफ्टर 84 रॉयट्स, सो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने सरदारों के जोक्स करना बंद कर दिए। दैट वाज समथिंग आई फेल्ट कि कहीं बुरा ना लग जाए, क्योंकि दैट वाज द टाइम 84 रॉयट्स हुए। 88 में आई गॉट एडमिटेड इनटू किरोड़ीमल कॉलेज, हिंदी ऑनर्स,
but my father said कि you should not study in Perodimal College. You should go to Khalsa College because you will be alone there. And उस टाइम पे माहौल ऐसा था कि हाँ भाई, गुट में रहो, संगठित होकर रहो। वही बात है हाँ, कि आप जो इनसिक्योरिटी है जो मेजोरिटी रहो हाँ थोड़ा सा, हाँ तो थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। इजी रहेगा। आई डिडंट गिव अ डैम, मैं तो लड़कियों के लिए कॉलेज गया था, मेरे को कोई सामने फर्क नहीं बरांडा था वैसे पड़ता। सारा खालसा तो सारा सड़क पे लगता है वो टाइम, तो वो तो ठीक है। हाँ, नहीं तो अब हम आते हैं, ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग टेक है लाइफ का हर एक का। ये जो स्टेज तो कर रहे थे आप, थोड़ा बहुत जो भी स्टेज करते थे और हाँ, लिखते अच्छा थे, और क्या शानदार पोएट्री लिखते थे, लिखते हैं अभी भी। फिर आपकी एक जो स्क्रीन जिंदगी जिसे हम बोलते हैं, जो कि उसी टाइम फोन में स्क्रीन आ गया और बहुत सी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई। तो एक फिल्म मुझे याद है जिसमें आपको डॉन बने थे हॉस्कास विलेज में, शुरू में नाम भी नहीं याद है फिल्म का, मुझे दिखाई आपने थी वो शुरू, जो जो गुंडा टाइप काला चश्मा लगा के हॉस्कास हाँ, हाँ, खंडरों में शूट हुई थी। that was actually promo of a play वो प्ले, called Birdie Num Num. हाँ 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 ठीक है, which was a take on the play Secretary, जो ब्रॉडवे में होता था, उसका यहाँ वर्जन बनाया गया था। पहली बार मैंने किसी भी तरह के स्क्रीन पर आपको जब देखा था, तो वो हाँ, देखा था हमने, हम लोग नाटक तो में वो प्रोमो बनाया गया था कि ये जो है वो, उसमें भी मुझे बैड कैरेक्टर ही बनाया बैठ गया कर। था। हाँ, क्योंकि इट सूट्स मी। फिर तो अ, फिर जो सबसे ज्यादा आपका स्क्रीन अवतार मुझे पसंद आया वो है ओहो। हम्म, वो ओहो है, ओहो, अच्छा, ठीक है। तो जो टचवुड दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है और रोज नए ज्ञान के मोती बरसाता है, एक एक मिनट के 30-30 सेकंड के आज भी बरसाता है। तो हम जब छोटे थे तो वो शो के टेप आते थे जी, ऑडियो जी, टेप आते थे ना, जी, तो हम वो ऑडियो टेप सुना करते थे भाई, ज्ञान की बात। और फिर उसके बाद मुझे बड़े बड़े बाबू आए, बड़े लोग आए ज्ञान देने वाले, तो समझ में नहीं आया। फिर वो आया मेरी जिंदगी में कि यार ये आदमी जो है चश्मा उतार के, टोपी लगा के, दाढ़ी खोल के, और तो एक तो ओहो का विचार, ओहो अगर आप नहीं जानते तो आपके हाथ में आप ये फोन पे देख रहे होंगे या लैपटॉप पे, उसी में विंडो दूसरी खोलिए, गूगल करिए महीप सिंह ओहो, पता लगेगा। हम क्यों बताए क्या। तो, तो तो ओहो का विचार जो है, ओशो की जगह ओहो, ओशो का जुड़वा भाई, ये कहाँ से आया, और ये कौन सी खुराफात, अचानक कौन से ज्ञान चक्षु जगते हैं कि रात में 2:30 बजे बैठ के आपको लगता है कि यार एक ये तो भूल देना चाहिए, मुझे दुनिया को बता देना हाँ, चाहिए, है ना, ऐसी होता है ना। तो ऐसे ये कहाँ से आया। ये आया। पहली बात तो ये कि मैंने, जब वो रजनीश थे, जब पुणे में आश्रम हुआ जी करता था, जी तो मैंने किताबें पढ़नी शुरू की उनकी। ऑडियो कैसेट नहीं थी तब मेरे पास उनकी, तो मैंने उनकी सब किताबें चाट डाली जितनी मैं प्राप्त कर सका। और क्या उम्र थी आपकी उस वक्त। मेरी उम्र बहुत कम थी, मेरी उम्र 15-16 साल की हो रही है। तो मैंने किताबें पढ़ा। 15 साल में आप संभोग से समाधि तक पहुंच गए थे। नहीं, संभोग से समाधि वाला नहीं था, पर मैंने सबसे पहली जो किताब पढ़ी थी वो थी एक ओंकार सतनाम। उसमें जपजी साहब की व्याख्या की व्याख्या है की गई। रजनीश ने। तो मुझे लगता है कि आज तक की बेस्ट व्याख्या है वो, और भी किसी ने की होगी। हमारे सिख स्कॉलर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं, सनसिंह मस्कीन है, वो भी ओशो को कोट करते थे। ठीक है, उनको बहुत ज्ञान की बातें वो करते थे, बड़ी अच्छी व्याख्या करते थे शब्दों की। तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये बहुत अच्छी व्याख्या है। तो मुझे भी, मैंने कई बार पढ़ी है, मोटी किताब, तो वो कई बार पढ़ी मैंने, तो मुझे लगा कि हाँ, बात में दम है। तो मैं फिर जब ऑडियो सुनने लगा उनका, तब वीडियोस नहीं थे, ऑडियो सुनने लगा जब, तब मुझे
लगा कि यार ये आदमी ही हैज समथिंग। तो मेरा पूरा फेथ सिस्टम हिलाने वाला आदमी भाई, कि जो बचपन से आपको एक संस्कार दिया जाता है कि ये करना हाँ, है, सवाल नहीं पूछना, माथा टेको, पाठ करो, ये करो, वो करो। और वो हर चीज का सवाल करते थे। और वो उन्होंने काट डाला सब कुछ। वो अपनी बात काट देते थे हाँ, 3 दिन बाद। तो मुझे लगा कि हाँ, ये पोजीशन बड़ी सही है कि खुद को इतने सीरियसली नहीं लेना कि ये बोला मैंने, ठीक है बोला था, आज ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहली बात तो वो कि मैं पूरा फॉलोवर एक तरह से था, बस संन्यास ही नहीं लिया मैंने, बाकी सब ठीक था। तो एक तो श्रद्धा बहुत, दूसरे कि जब दाढ़ी आड़ी थोड़ी सफेद हो गई, थोड़ा ये हो गया, तो मैं जब नहा के निकलता था तो मेरी आसपास जो लोग थे वो ही मुझे कहते थे तू ओश लगता है। ठीक है, कई लोगों ने मुझे बोला, इंटरनेट पे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, है ना, कि ओशो लगता है, ओशो लगता है। तो मैंने कहा यार देखो, वो तो बड़ा क्लीशेड हो जाएगा कि मैं ओशो की बोली हुई बातें बोलूं। और सही बात। जिस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर जो उनका था, तो मुझे लगा कि ह्यूमर बहुत बढ़िया चीज है। और ऑलरेडी कॉमेडी कर रहे हैं, तो टोपी पहनी और दाढ़ी खोली और बस है सामने फोन रख के और कुछ बना दिया। मतलब कुछ ऐसा कि जो एक ही वक्त पे सुनने में वो भी लगे कि बड़ा गूढ़ प्रवचन है, और और दूसरे ही जिसको पर जोक भी आ जाए, है ना। तो आज भी सुबह एक मैसेज आया कि प्लीज डोंट कॉपी ओशो, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ओशो को सुना नहीं है सुना कभी या पढ़ा नहीं है। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर ओशो होते तो वो बड़े खुश होते मेरे ख्याल से, है ना, बड़ा हंसते वो इस बात पे। तो मैंने ये ओहो कैरेक्टर जो है मैंने बनाया, मैंने कहा ये ओशो। उसका एक और रीजन भी था, लोग वाकई मुझे ओशो समझ के रील लाइक कर देते थे, और उन्हें उन्हें पता ही नहीं लगता था कि ये ओशो नहीं है। नहीं है। मैं कहता यार नहीं, मैं हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं ओशो बन के महीप सिंह लिखूं, वो वो तो भी मतलब नहीं है। ठीक नहीं है। तो फिर मैंने ये स्पूफ एक बनाया, ओहो ओहो। बना दी। मैं भाई उसके बाद फिर ये तो मैंने तो भाई कहा कि स्क्रीन के लिए तो मेरे लिए बहुत बड़ा कैरेक्टर ये रहा है और शायद आगे तक रहेगा। फिर फिल्में विल्में मिली होंगी शुरू में, मतलब जब स्टैंड अप से फेमस हुए थोड़े नहीं, से। फिल्में नहीं, वेब सीरीज की मैंने। हाँ जी। वेब सीरीज की, बेक्ड नाम की वेब सीरीज की जी मैंने। जी। उसके 2 सीजन आए थे, 2 सीजन किए मैंने। अच्छा एक्सपीरियंस था, छोटे रोल थे पर अच्छा था। फिल्में मुझे, मैंने इंडिपेंडेंट फिल्म्स की हैं, एक फ्रेंच कोलैबोरेशन के साथ अभी शायद 2-3 साल हो गए, फिल्म बनी थी जसपाल करके, उसमें भी मेरा रोल था। पर कोई भी रोल ऐसा नहीं था जो मतलब ऐसा हो कि सेमिनल की, जिसकी वजह से कहानी पे कोई फर्क पड़ता हो। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस कि आज तक बड़े से बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े से बड़े फिल्म मेकर्स, बड़े से बड़े जो भी है लोग, वो उसी वजह से एक सरदार कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं कहानी में, है ना। जिस वजह से हमेशा से किया जा रहा था कि एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई। मतलब आप 4-5 फिल्में गिन सकते हो जिसमें प्रोटैगनिस्ट और सीरियस रोल में सरदार कैरेक्टर रहा और सरदार ने रोल, या हाँ, सरदार ने रोल न किया पर सरदार कैरेक्टर था तो जो बंदा था सरदार बना। हाँ। 4-5 फिल्में गिन सकते हो अरे आप। आप, पर वो भी फिल्म बनी है बड़ी द दीवा बड़ी करके, एक गड़बड़। फिल्म है, ठीक है, जिसमें राज बब्बर ने ऐसा बढ़िया रोल किया था। हाँ, विजेता थी शशि कपूर हाँ, के बेटे। विजेता थी, पर वो इतना इम्पैक्ट नहीं नहीं डाल कर पाई। पाई। मेरे को लगता है कि उसमें इतना ज्यादा प्रोटैगनिस्ट वो सरदार He was not लड़का नहीं heroic ना, मतलब हाँ था। ऊपर। ही वॉज नॉट इवन लुकिंग लाइक अ हीरो। हाँ, he was not अब heroic। जो दलजीत दोसांझ ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, आई विल नॉट गो इनटू दी हिज आर्ट्स या हिज म्यूजिक और व्हाटएवर, But in cinema, yes. but in cinema he has done Yes, something, yes, and yes. he has provided a platform for other
Sardar kids to come up and okay, I can also do this. Yeah, yeah. पर मुझे आज तक भी एडवर्टाइजमेंट्स में और फिल्म्स में मुझे ऐसे ही रोल ऑफर होते हैं कि आ जाओ बल्ले कि बल्ले। आप हीरो के दोस्त हैं। उसका कहने का मतलब ये होता है कि हमें एक सरदार कैरेक्टर चाहिए जाता है। हीरो के 4 दोस्त बनाने के लिए, जो अलग अलग धर्म से आते हैं। मैंने करोड़ों रुपए तो गवा दिए होंगे शायद एड फिल्म्स रिफ्यूज करके और मूवीज रिफ्यूज करके, और भगवान जाने क्या क्या रिफ्यूज किया मैंने, सिर्फ इस वजह से कि वो एक स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए उन्हें चाहिए। कि आप जी आओ बैठोगे, खुश हो जाओगे, हाँ। जोर से हंसोगे। था एक ऐड आएगी कि आपके सामने आपकी फैमिली बैठी सारी और वो मुर्गा आता है और आप उसको देख के सारे बल्ले बल्ले करते हो मुर्गे को देख के। मुर्गे को देख के। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई हम तो रोज खाते हैं। हम तो बल्ले बल्ले नहीं करते रोज। तो मतलब इसमें बल्ले बल्ले करने की क्या बात है? हाँ, ये बीइंग डिफिकल्ट एंड ठीक है भाई साहब, राम राम। ठीक है, तो वो छोड़ दिए मैंने, कई एड्स छोड़ी, इसी वजह से छोड़ी। कोई ऐसी एड थी कि आप ट्रक ड्राइवर बने हैं, तो वो जो स्नैक्स का पैकेट है उसमें 20% एक्स्ट्रा है, तो आप जैसे ही उसको खोलते हैं तो आपका ट्रक टेढ़ा हो जाता है क्योंकि वजन से। तो इस तरह के मैंने बहुत सारे रिजेक्ट। भाई ये तो आपको इतना कंटेंट है आपके स्टैंड अप पीस के लिए यार। नहीं तो कंटेंट है, मतलब कि ये देखो भाई, ये वो भी एक अलग किस्सा है कि मैंने फिर कुछ समय बाद सरदार जोक्स करने बंद कर दिए। वो इसलिए कि मुझे I shouldn't have to be the subject or target of the joke if you are not able to take a joke on yourself also. ठीक है। सो इस लाइन से एक छोटी सी बात और करेंगे, फिर हम पब्लिशिंग की बात करेंगे। मैं वो करना चाह रहा था आपसे, ये जो आपने कहा ना कि यू शुड बी एबल टू टेक द जोक ऑन योरसेल्फ, ये जो भावनाएं आहत होने वाला कल्चर बहुत तेजी से फैला है, उसी वजह से वो शो आपका कैंसिल हुआ कि भाई अश्लील है हमारी भावनाएं। भावनाएं तो क्या ही आहत हुई, मतलब उन्हें पता ही नहीं है, इग्नोरेंस में ही वो किसी ने टिप ऑफ किया उनको, और अटेंशन चाहिए थी, अटेंशन भी चाहिए होती उनको, जो भी चाहिए था उनको मिल गया, ठीक है। नुकसान हो गया प्रोड्यूसर का बेचारे का, हमारे तो पैसे मिल गए। हाँ, हम तो जा रहे थे। तो ये जो स्पेशली इन कॉमेडी सीन, आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट दिस, कि जो लोगों का कहना है, जिनकी भावनाएं आहत होती हैं, उनका कहना है यार लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी कहीं पे, ऐसे थोड़ी है कुछ भी बोल दोगे आके तुम, है ना। अच्छा, पर वो गुस्सा निकलता है, वो तोड़ देंगे आपका हॉल, वो बॉयकॉट कराएंगे, कैंसिल कल्चर है वो। और हमने देखा है 2-3 लोग कि भाई जहां उसका किसी का शो बुक होता था वो कैंसिल करना पड़ता था ऑर्गेनाइजर को, अगर पीछे पड़ गए हैं तो आपके। ये जो एक कल्चर है कि भाई आपको, अगर एक आदमी, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपको मेरी बात पसंद नहीं आई तो मेरी बात, टिकट नहीं बिकेंगे, मेरे शो ही नहीं होंगे ऑटोमेटिकली। ये जो डराने का कि मेरी भावना आहत हुई, वही कि अगर बुलिंग का जो है गाली पड़ रही है तो रिटेलिएट तो करना पड़ेगा। सो डज द कॉमेडी वर्ल्ड रिटेलिएट? बिकॉज ये सबसे ज्यादा बड़े टारगेट तो आर्ट्स, सिनेमा और कॉमेडी ही हुआ है, ठीक है। ये तो हमको दिख रहा है, सही है गलत है मैं वो कह नहीं रहा, टारगेट हुआ है, ये हुआ है। तो कि वो क्या कॉमेडी वर्ल्ड ने एज ए कम्युनिटी फ्रेटर्निटी कहा कि मैं स्टिक लेके खड़ा हूं, तो एक गाली देगा पलट के दूंगा मैं। एक तो ये होता है रिटेलिएशन। दूसरा, क्या ये कल्चर of genuinely not being able to take a joke, we were a funny country, we were always, हमारे यहाँ बम फट रहे थे हम जोक मार रहे थे, ऐसा देश था। हर हर कम्युनिटी में, पंजाब में, गुजरातियों में, महाराष्ट्र में, हर स्टेट का अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर था। बनारस की, मतलब आप लखनऊ जानते हैं, बनारस जानते हैं, हम लखनऊ का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, गजब सेंस ऑफ ह्यूमर है, कानपुर का सेंस ऑफ ह्यूमर। तो बीइंग एबल टू टेक अ जोक, नॉट टर्निंग इट टू कि इवन द फैक्ट कि अच्छा महीप सिंह मस्ट बी थिंकिंग, उसके दिमाग में जोक आ रहा होगा हमारे बारे में, वो ऐसे ही करता है कि हमें हमारी भावना आहत हो जाए।
ये स्प्रेड होना, ये कहाँ जाएगा? आपको क्या लगता है क्या हो रहा है और कहाँ जाएगा? दूसरा ये कि क्या फर्टर्निटी की इस लेवल पे है कि हॉकी स्टिक लेके खड़ी है कि चाहे एक गाली दोगे तो हम दो देंगे, या ये है कि भाई यहाँ से निकल लो, अगली गली में खेल लेंगे? नहीं, ऐसा देखो, पहली बात तो ये अभी तक इंडस्ट्री नहीं बनी है। वो तो फिल्म इंडस्ट्री भी कहती है इंडस्ट्री स्टेटस नहीं है, हाँ, तो ऑर्गेनाइज तो नहीं है, इंडस्ट्री को भी वो स्टेटस नहीं है। कुटीर उद्योग का स्टेटस है। हाँ ठीक है। हाँ, वो हमारे दोस्त तो कह रहे थे कि उनके पिताजी, हमने इंटरव्यू भी किया उनका, उन्होंने पिताजी ने कहा था जब फिल्मों में जा रहे हो कि जो प्लास्टिक की बाल्टियां बनती है ना, वो इंडस्ट्री तुम्हारी से ज्यादा टर्नओवर देती है। ज्यादा। हाँ, चलो वो तो जो भी है सो है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है। कोई हमारा जैसे स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन है या एक्टर्स गिल्ड है या कुछ एक्टर्स एसोसिएशन है, सिंटा है, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है कि हमारी बात को उठा सके। ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने 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 इंडिविजुअल लेवल पे अपने लिए जिम्मेदार है। जो भी कोई कुछ कर रहा है वो अपने लिए जिम्मेदार है। वो खुद ही वकील यात्री करेगा, अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। हाँ, तो ये एक तो ये चीज है कि हम कोई हॉकी स्टिक लेके नहीं खड़े हुए हैं कि कोई हमें गाली देगा तो हम मारेंगे। हाँ, हम ऐसे प्रोग्राम्स में बोलते हैं जहाँ बोल सकते हैं, जहाँ बात कर सकते जहाँ बात कर सकते हैं, बोलते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। पर ये है कि हर्ट तो होते हैं हम। ठीक है ना? कि बात तो सुन लो यार। हाँ, है ना? सुन तो लो, एक बार आ जाओ, आ जाओ। सुन लो, हम दे देंगे पास तुम्हें। हाँ, पर नहीं, वो हुआ ये है कि हमारे यहाँ पे समाज में एक ऐसा सोशल इंजीनियरिंग की गई है। ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, कास्ट बेस्ड ग्रुप। ठीक है? रीजन बेस्ड ग्रुप्स, कम्युनिटी रिलीजन बेस्ड बेस्ड। ग्रुप्स, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ दिस। ठीक है? आर्ट ऑफ गेटिंग ऑफेंडेड। आर्ट, नो नो, मास्टर्ड द आर्ट ऑफ सेग्रीगेटिंग पीपल। उनको एक छोटी छोटी कम्युनिटी में बांट दिया गया है। और द सक्सेस ऑफ दिस थिंग इज कि उनको उनके सीमित दायरे के लिए उन्होंने एक बना के दे दिया पैकेज कि ये तुम्हारी संस्कृति है, ये तुम्हारी राजनीति है, ये तुम्हारा हास्य है, ये तुम्हारी एंटरटेनमेंट है, ये तुम्हारा डिवोशन है। पैकेज, उसके बियॉन्ड नहीं देख पा रहे। और उसके लिए उनको पुश किया जाता है कि यही है। बस इतना, जिस आदमी को इतना सीमित कर दिया जाएगा इतने छोटे से दायरे में कि यही है बेटा तुम्हारे पास, इतना ही है। ठीक है? तो उस दायरे के बाहर से आके कोई आदमी कहे कि यार ये जोक सुनो यार, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। मैं डिफेंड कर रहा हूँ उनको, उनकी समझ नहीं है आप एक। और मैं पंच नहीं, उनकी समझ को सीमित कर दिया है। हाँ, मैं पंच अप उन लोगों को कर रहा हूँ जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने एक ऐसा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक माहौल बनाया देश के अंदर कि आप इस दायरे में रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। आपकी राजनीति ऐसी होगी तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपका धर्म ये होगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी जाति ये रहेगी तो आप सुरक्षित रहेंगे। और इस बारे में कोई और बोले तो आपको बुरा लगना चाहिए। लगेगा, क्योंकि मेरी सोच को इतना सीमित कर दिया गया कि मैं कुछ उसके बियॉन्ड सोच नहीं पा रहा हूं। मेरी हर चीज का डिसीजन जो है एक व्यक्ति ले रहा है, और जिसके मुझे, लिए मैं श्रद्धा से नतमस्तक भी हूँ। हाँ, और जो कि ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि भाई मेरे को लगेगा कि ये जो आदमी कह रहा है मेरे ही इंटरेस्ट की बात कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, पर तुम जो है
ये खाना, ये पहनना, यहाँ माथा टेकना, यहाँ नहीं टेकना। ठीक है, तो अब उस आदमी की सोच इतनी संकीर्ण कर दी गई है, इतनी सीमित कर दी गई है कि अगर उसके बियॉन्ड कुछ भी आता है, उसको लगता है ये क्या बकवास है। तो ये है, तो अगर हम सिर्फ, हम भी आंख मूंद के ये कहें कि नहीं यार ये बड़े छोटी सोच वाले लोग, मैं नहीं कह रहा यार, मुझे पता है कि क्यों है वो छोटी सोच वाले, या छोटी सोच भी क्यों कहना है उसको, संकीर्ण है, संकीर्ण दायरा छोटा है, दायरा छोड़। ठीक है ना, वो बनाया गया था माहौल। और ये लोग जो हैं, जो ये कर रहे हैं, ये बड़े ही अपने उससे बड़े हाईली मोटिवेटेड लोग। हाँ, मोटिवेटेड तो है ही है, क्योंकि उनका मोटिवेशन के पॉइंट्स 4 हैं बस। और आपने शुरुआती दिनों में एक वर्कशॉप करते थे आप डीमोटिवेशन तो जरूरी है कि इनको भी डिमोटिवेट किया जाए किसी तरह। भाई नहीं, कैसे करेंगे? ये जो है ना, मैं लोग गाली देते हैं, जैसे मेरे दोस्त हैं, कामरा है, ठीक है ना, कामरा ने कुछ बोला, ठीक है, उनको लग गया, क्योंकि उनकी दुनिया सीमित है। एक जैसे एक माँ होती है ना, माँ की दुनिया सीमित है कि उसका बेटा है, बस वहां तक सीमित है, उसके बेटे को कोई उंगली भी लगा दे तो वो भड़क जाएगी। यही हो रहा है, उनकी दुनिया सीमित कर दी गई कि ये वाले जो साहब है ना, ये साहब आपको सब कुछ करके देंगे, इन साहब के खिलाफ अगर वो बोल दे तो तुम उसकी जगह तोड़ देना। तो जो जगह तोड़ने की बात है, इनको वही मैं कह रहा हूँ कि डिमोटिवेट कैसे किया जाएगा, क्या कर सकते नहीं, हम समाज में? हम आप लोग आर्टिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, हम क्या कर सकते हैं? आर्टिस्ट का प्रॉब्लम क्या है कि आर्टिस्ट इन जनरल सोसाइटी को एड्रेस करता है, सेलेक्टिवली नहीं करता। आर्टिस्ट ने वो सेग्रेगेशन को नहीं अपनाया है। आर्टिस्ट जोक मारता झाड़ू की तरह सब चला जाता है, ठीक है ना। अब अगर इस चीज को तोड़ना है तो आपको भी सेग्रीगेशन में जाना पड़ेगा, आपको भी पर्टिकुलर कम्युनिटीज को सेलेक्ट करके उनको एजुकेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि सदियों से नहीं किया है आर्टिस्ट ने ये। जब से आर्ट है, जब से म्यूजिक है, जब से लिटरेचर है, आर्टिस्ट ने सेग्रीगेशन को एड्रेस नहीं किया है, किसी कम्युनिटी को एड्रेस नहीं किया। आर्टिस्ट ने इन जनरल सोसाइटी को, ह्यूमैनिटी को टेस्ट किया, जनरल सोसाइटी को। सही कह रहे और सेल्फ डेप्रिकेशन करते हुए किया है कि हम ऐसे हैं। तो इसलिए ये काम मुश्किल है। हो सकता है कि सिनेरियो चेंज हो जाए, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाए, तो हो सकता है कुछ अलग प्रभाव पड़े, पर वो दोनों दोनों ही एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू। तो ओवर करेक्शन हो जाएगा, वो दूसरी तरफ चले जाएगा, वो फिर उतना ही नुकसान वो है। उतना ही नुकसान वाला है। वो फिर वो अलग तरह का सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन तो है ही। कोई इस बेस पे थोड़े ना डिवाइड कर रहा है लोगों को कि देखो भाई 2 किडनी वाले इधर आ जाओ और 1 किडनी वाले इधर चले जाओ। फिर भी बहुत मोटा मोटा सेग्रीगेशन हो जाए कि 2 किडनी वाले हैं, 1 किडनी वाले हैं, ठीक है, तो फिर भी उनकी मेडिकल प्रॉब्लम होगी, उनकी कोई सोशल प्रॉब्लम। तो ये सेग्रीगेशन जिस बेस पे किया जा रहा है वो इतना महीन है कि वो आर्टिस्ट नहीं उसको झेल पाएगा। खाली उम्मीद ही कर सकते हैं कि कुछ कभी तो डिमोटिवेशन आएगा कि हाँ, और डिमोटिवेट बस होके है कि ठीक है, अब वो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें और आए, कॉमेडी सुने, समझने की हाँ, थोड़ा कोशिश लेंस चौड़ा करें, थोड़ा ब्रॉडर लेंस में देखें चीजों को। नहीं हो रहा ना, नहीं हो पा रहा। अब जो चीजें लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, लोगों तक पर भावनाएं आहत करती हैं या असर करती हैं, जैसे अब आजकल सब फोन में घुसे रहते हैं, तो फोन में ही बहुत सारी टूल्स हैं, सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे तरह तरह की इंफॉर्मेशन आती है। तो एक ऑब्वियसली डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं, तो बड़े देखा कर देखा, उन्होंने एक टर्म मुझे बोला था, बात कर रहे थे हम लोग की इंफॉर्मेशन ओबेसिटी हो गई है। हाँ,
जंक फूड की तरह है, वो जंक इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि आपको पता ही नहीं है ओवर कि इन्फॉर्मेशन। हाँ हाँ कि क्या करना है। तो इससे पहले जिन जिन चीजों से हमारे आपके सोच तय होते थे, हमारी सोच तय होती थी या हमारे विचार डेवलप होते थे, वो थी किताबें। जैसे आपने कहा कि आपने ओशो की सारी किताबें पढ़ ली। आप जब बड़े हुए तो आपके चारों तरफ किताबें। किताबें ही थी, है ना, लेफ्ट राइट सेंटर जहां देख लो किताबें ही किताबें। आपके पिताजी का पब्लिशिंग हाउस था, और जितना मैं जानता हूँ कि आप ये कहते थे कि भाई कुछ नहीं कर रहे थे किताब पढ़ लो, हाँ, है ना, और मतलब और कुछ करना है तो क्या करना है, किताब पढ़नी है। किताब पढ़नी। तो फिर वो ऑब्वियसली मतलब वो पब्लिकेशन हाउस इट वेंट थ्रू रफ फेज एंड ऑल। अब आप उसको इट्स गेटिंग रिवाइव। रिवाइव। हाँ, तो क्या सोच है, क्या करेंगे उसमें, किस तरह की, बिल्कुल मैं अभी भी मानता हूँ, आज भी मैं किंडल कुंडल नहीं पढ़ पाता, मैं मुझे कागज वाली किताब चाहिए। हाँ, वो और मैं हमारी शायद बुक जनरेशन, मार्केट में पन्ने मोड़ता हूँ हमारी अभी। जनरेशन की प्रॉब्लम। हाँ, वो हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बहुत सारा फोन पे भी ईमेल नहीं दिख पाता, मुझे नहीं पढ़ा लिख चाहिए पाते। होता है। हाँ, तो किताब जो है, आज भी लगता है किताब देख के ना उत्साह आ जाता है कि अ, अ, तो वो भाई एक तो होता है ना बिजनेस कर रहे हैं कुछ भी छाप देंगे, पर मुझे हाँ लगता हाँ। है तो तो पब्लिशिंग में हमारे फादर की ये प्रॉब्लम थी कि वो कहते हैं कि हलवाई अपनी मिठाई खुद खाने लग जाए तो कैसे चलेगा। अब वो ऐसे आदमी थे कि उनके पास कोई मैन्युस्क्रिप्ट आते थे तो वो मैन्युस्क्रिप्ट किसी उस सब्जेक्ट के विद्वान को भेजते थे, उनसे राय लेते थे कि छापनी चाहिए नहीं छापनी चाहिए। ठीक है। और फिर वो अपने रिव्यू देता था, फिर वो बताता था, फिर ये वो उसको राइटर को कन्वे करते थे कि आप इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं क्या, इसका नाम चेंज कर सकते हैं क्या। तो बड़े प्यार से किताब बनाते थे, जो कि इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर अ बिजनेसमैन टू डू। उनके कॉन्टेम्पररी या उनके कॉम्पिटिटर कौन थे? कितनी भारी है, इतनी मोटी किताब बन जाएगी, 200-250 पेज की बन जाएगी किताब? हाँ बन जाएगी। इसकी कीमत इतनी रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है, कीमत ये है, इतने डिस्काउंट पे बेचेंगे, इतनी कापियां बेच देंगे। मैथ्स, सिंपल मैथ्स, डजंट मैटर व्हाट इज रिटन। व्हाट इज रिटन। ऐसे ऐसे राइटर थे भाई साहब, राइटर नहीं कहना चाहिए उनको, ऐसे ऐसे ये लाइन अपने आप में बहुत शानदार है कि ऐसे ऐसे राइटर थे, राइटर नहीं कहना चाहिए उन्हें। हाँ, क्योंकि वो आप उनको कुछ भी सब्जेक्ट दीजिए वो किताब बना के दे देंगे। वो आप उनको बोलिए, वो ऐसे लोग थे, इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जिनके अंडर कितने बच्चे पीएचडी कर रहे थे। ओ, तो अगर आप उनसे कहिए कि भाई इस सब्जेक्ट पे किताब चाहिए, तो वो दो लौंडे भगा देंगे कि बेटा ये सारी किताबें छान मारो, उन लाके और टाइप करके और दे दो, किताब बन गई। तो पब्लिशिंग इंडस्ट्री ये थी। और हमारे फादर जो कर रहे थे, ये बड़ा जी जान लगा के रीप्रिंट्स भी की उन्होंने, जो किताबें ऑब्सोलीट हो चुकी थी। हाँ, पुरानी किताबें कई। हाँ, वो कोई पाकिस्तान की सी लाइब्रेरी में पढ़ी है, कोई कहीं पढ़ी है, कोई ना, पाकिस्तान से जब बुक फेयर पे लोग आते थे उनसे डिस्कशन होती थी कि यार फलानी किताब ला, ला। तो उस टाइम पे वो अंडे वाली प्लेट स्टार्ट हो गई थी प्रिंटिंग, तो फिल्म्स बनती थी। तो वो उन्होंने रीप्रिंट की किताबें। तो वो बहुत अच्छी एक वो चीज थी कि वो जो किताबें है ही नहीं मार्केट में, कहीं पे नहीं है, तो वो ब्रिटिश राज में छपी हुई किताबें हैं और उनको रीप्रिंट किया गया। तो एक जो उनका ये था ना कि प्यार से बनानी है किताब। और किताब ना कहीं कहीं गवाह भी होती है वक्त का, तो वो जो कहते हैं ना सनद रहे हाँ कि ये हुआ था। हाँ। तो वो सनद रहे वाली तो पब्लिशिंग इंडस्ट्री मर गई, क्योंकि बहुत जल्द लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ कि किताब तो आदमी तभी खरीदेगा जब उसकी नौकरी पे बात आ जाएगी।
उसको कोई कंपटीशन एग्जाम देना होगा, उसको कोई टेक्स्ट बुक चाहिए होगी, इंजीनियरिंग की, मैथमेटिक्स की, साइंस की। तो वो इंडस्ट्री एकदम रैम्पेंट, वो हर आदमी उसमें घुसना चाहता था, हर आदमी उसमें काम करना चाहता था। हमारे पिताजी जो थे वो स्कॉलरली पब्लिशिंग उन्होंने चूज की कि हमें स्कॉलरली पब्लिशिंग करनी है। तो वो ढूंढ ढूंढ के लाते थे अजीब अजीब सी किताबें जो, है ना। तो और जमाना था कि A.H. व्हीलर एंड सन्स रेलवे स्टेशन पे जो बुक शॉप होती थी, जी जी, उनका जमाना था। जहाँ पे वो उपन्यास लिखा करते थे। हाँ, गुलशन नंदा के गुलशन अलावा। नंदा, गुलशन नंदा तो बड़ा नाम लिया आप। गुलशन नंदा था, मतलब हाँ मुझे वही पता है। हाँ, मतलब सुरेंद्र मोहन पाठक वो थे। मतलब सुरेंद्र पाठक थे वो, 30 दिन में किताब लिख के छप गई। तैराकी सीखे। हाँ, 30 दिनों तैराकी। हाँ, किताब पढ़ के कूद जाए स्विमिंग पूल में, वो ऐसी किताबें बिकती थी, समझे आप। तो वो था। तो अब क्योंकि हम इस हैसियत में हैं कि हम मर्जी से किताब छाप सकते हैं, अब हम वो किताब छाप सकते हैं जो हमारा दिल कहे कि हाँ इसे बाहर आना चाहिए, है ना। कितनी बिकेंगी, कैसे बिकेंगी, क्यों बिकेंगी, कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप ऑर्डर आने के बाद भी 5 कॉपियां ऑर्डर कर सकते हैं कि छाप दो भैया। 50 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, जितने का ऑर्डर आ जाए उतनी किताब छाप लो। हमें 5,000 छापनी पड़ती थी पहले, हाँ, क्योंकि बनता था पूरा क्योंकि फ्रेमवर्क। एक ही बार बनेगा, फिल्म हाँ बनेगी, एक हाँ। ही बार प्लेट बनेगी, एक ही बार छप जाएगा, बाइंड होके पड़ी रहती थी किताबें। तो अब उसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो प्रयास ही है, आप जैसे दोस्तों के साथ मिलके कुछ करेंगे, बनाएंगे और ढूंढेंगे कुछ ऐसा नया चैलेंज, नया कुछ करने की वो है, बस और कुछ नहीं। तो भाई भाई, ये तो टचवुड पब्लिकेशन का धंधा चले, धंधा ना चले, पब्लिकेशन स्कॉलरली 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 लेवल पे चले और बिजनेस भी करे, लोग अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छी किताबें आप रिवाइव करें। जी, छापे ना, मतलब जैसे आपने कहा कि पिताजी हाँ करते थे, और बिल्कुल उस तरह से कुछ रेयर चीजें सनद रहे कि ये भी था। था कि था, ये ये था। रिटर्न रिटर्न है, ये हाँ, इतिहास है। और ये पढ़ के थोड़ा सा लेंस ब्रॉड हो लोगों के। और वैसे अंततः तो ये सत्य है कि गाली हमारे संस्कृति का एक हाँ, मतलब आपका भी वही निचोड़ निकला कि गालियां हिस्सा है, इसलिए बिना किसी गाली गलौज के 1.5 घंटे बाद पॉडकास्ट करने के बाद यही निकला। यही निकला। तो देखें शो, किसी भी चीज की जजमेंट करने से पहले उसको जान ले। आप पसंद करें ना पसंद करें, ये आपका अधिकार है, लेकिन वो क्या है जिसको आप पसंद कर रहे हैं या ना पसंद कर रहे हैं, कम से कम देख तो लें, कम से कम सुन तो लो। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का।